सो हियर वी गो एंड अब हम बगैर बात किए वन शॉट स्टार्ट करते हैं एंड इस वन शॉट का नाम रूट सी है। इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, रिसेप्शन ने उसे अब तक की सबसे बड़ी खबर सुनाई थी। प्लीज़ क्या आप एक बार बस एक बार कुछ कर सकती हैं मीटिंग के लिए, मुझे इस जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो पेशानी पर आया पसीना साफ करती इल्तिजाई निगाहों से उसे देखने लगी, जिसने नफ़ी में सर हिलाया। आपको वक्त की पाबंदी का ख्याल करना चाहिए था। हमारे सीईओ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, सॉरी। वो साफ मुकर गई, जबकि उसका दिल बुझ सा गया। वो शकिस्ता कदमों से पलटी। घर जाकर उन्हें उन्हीं सब चीज़ों का सामना करना पड़ता इसे, और आज भी वो आंखों में दिए बुझाए अपनी बेटी को देखती। उसके कदम शिकस्त खुर्दम से थे। वो सर झुकाए बाहर की जानिब चलती, ये देखे बिना कि कोई अंदर की तरफ आया था जिससे उसका शाना टकराया, लेकिन वो अपने आप में इतना मगन थी कि देख ही ना सकी वो कौन है, और इस टकराव पर सर झुकाकर मध्यम आवाज़ में सॉरी करती वो वहां से बाहर निकली। जबकि दूसरी तरफ वो हजारों में भी उसकी पहचान रखता था। वो इसे देखता हुआ अंदर रिसेप्शनिस्ट के पास आया और उंगली के इशारे से उसने उस लड़की के बारे में सवाल किया जो अभी वहां से निकली थी। जी सर, वो जॉब के लिए आई थी, लेकिन कल ही हायरिंग हो चुकी है। काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी, शायद ज़रूरतमंद है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं जा सकते, तभी मैंने मना कर दिया। इस रिसेप्शनिस्ट ने बात बढ़ाकर बताई कि शायद उसके दिल में कोई रहम आ जाए, और उसकी आंखें घूमी। उसने लबों में सिगरेट दबाई और सर हिलाया। बुलाओ इसे। रियली सर? रिसेप्शनिस्ट खुश हुई तो वो सर निगाह उस पर डाल गया, जिसकी वजह से वो फौरन संभली और जल्दी से उस लड़की के पीछे भागी। उसने चौकीदार को उसके पीछे भगाया। तब तक वो लिफ्ट के जरिए ऊपर जा चुका था। धूप से उसका चेहरा हल्की हल्की नमी से भर गया था। वो आस और उम्मीद भरी निगाहों से उनको देख रही थी। जिसने इतना बस कहा कि सर अभी आए थे, तुम्हारी रिक्वेस्ट की मैंने, तो उन्होंने बुलाया है तुम्हें। जबकि ये बात सुनते ही ऐना के वजूद में दीप जल गए। वो तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखती शुक्रिया अदा करने लगी। चौकीदार भी उसके चेहरे पर उठने वाली इस खुशी पर मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अच्छा इंटरव्यू देना। जी, वो बोलकर जरा खुद को गैर इरादी तौर पर ठीक करती अंदर बढ़ी। ये लो, रूम नंबर 222, सेकंड फ्लोर, हेड डिपार्टमेंट। उसने कहा तो वो सर हिलाती आगे लिफ्ट में बढ़ी और गहरी सांस भरती अपने चेहरे पर उठने वाली हल्की सी स्माइल को कंट्रोल करने लगी। इसे अपनी बच्ची की वजह से काफी खुशी थी। वो ऊपर आई और उसे इस रिसेप्शनिस्ट का सामना करना पड़ा जो नीचे वाली की निस्बत काफी खड़ूस थी। वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी, उसके चेहरे पर ऐसे निगाह डाली कि वो खुद कंफ्यूज हो गई। वो खुद बाकायदा ऑफिस लिबास में थी, जबकि यहाँ सब ही काफी अच्छे और वेल ऑफ लिबास में थे। सर से मिलना है, इसने बात बताई। अभी मीटिंग चल रही है, इंतजार करो वहाँ, उसने कड़वे तेवरों में कहा। वो सर हिलाकर उसके सामने बैठ गई और इंतजार करने लगी। तभी उसका सेल जोर से बजा। रिसेप्शन ने सर उठाकर उसे घूरा। यहाँ शोर अलाउड नहीं, सर को बेवजह शोर नहीं पसंद। साइलेंट पर लगाया इस मोबाइल को। वो बोली तो वो जल्दी से मोबाइल साइलेंट पर करके कॉल अटेंड कर गई। आ गई हूँ, दुआ करो जॉब लग जाए मेरी। वो बोली तो आवाज काफी मध्यम थी। अच्छा, तुम कॉल बंद कर दो, मैं खुद आकर बताती हूँ, उसने कहा। तो कॉल बंद करके वो इंतजार करने लगी, और इंतजार का दौरान इतना तवील होने लगा कि वो जो 12 बजे से बैठी थी 5 बज गए। उठकर उस लड़की के पास आई। बहुत देर हो गई है मैम, आप प्लीज पता करें। यहाँ नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है मिस। इसने उसकी फाइल पकड़कर पढ़ी। एना, यहाँ की एक सैलरी आपके चेहरे पर से ये गुर्बत खत्म कर देगी। तो जाना चाहती हो तो चली जाओ, वरना इंतजार करो। वो इसकी बात सुनकर दोबारा वहीं बैठ गई और रात के 8 बज गए। ऑफिस खाली होने लगा। वो इसी रिसेप्शनिस्ट को देखने लगी जो गहरा सांस भरती अंदर चली गई, और पूरे 1 घंटे बाद बाहर आई तो उसने इसे एक अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया। कल से वक्त पर आना, वरना यहाँ वक्त की पाबंदी ना करने वाले सीधा कंपनी से बाहर होते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराकर कहकर वहां से चली गई। इस अपॉइंटमेंट लेटर को उसने खोल कर देखा, जिस पर उसका नाम दर्ज था। अंदर बैठे अजनबी शख्स को कैसे उसका नाम पता था, और फिर 2 लाख रुपए महीना सैलरी देखकर उसका दिमाग चकरा गया और उसने गहरा सांस भरा। उसने अगला सवाल नहीं किया। सब कुछ अजीब जरूर था, लेकिन फिर भी वो पीछे कदम ले गई। वो घर आई और अपनी दोस्त को आज की सूरत हाल बताई, जो उसके साथ ही उसका घर शेयर करती थी। आज उसकी छुट्टी थी, तभी उसने आयरा को संभाल लिया। 2 लाख रुपए महीना, मतलब तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी सेटल है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करो और उसको हाथ से ना जाने देना। तुम जानती हो तुम्हारा और आयरा के आगे ना पीछे कोई नहीं है, और अब चूंकि तुम्हें इतनी जबरदस्त जॉब मिल गई है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इस सोच विचार में उतरना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ। एक्चुअली यहाँ यूं ही होना था, तुम शुक्र अदा करो। वो जब से आई थी बस इस अपॉइंटमेंट लेटर को घूर रही थी। मरियम ने उसे झंझोड़ कर कहा तो उसकी सूरत देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक झटके में मेरा हर मसला कैसे खत्म हो गया। मरियम, उसकी आंखों में आंसू थे। प्लीज ऐना, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, वरना हम आयरा को खिला पिला भी नहीं पा रहे थे। उसने उसे गले लगाया। ऐना ने सर हिलाया और दोनों हल्का से मुस्कुरा दी। अब तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि तुम जल्दी सुबह उठो। मैं बस बर्तन धो दूं जो किचन में है, फिर सो जाऊंगी। ओफ अल्लाह, तुम्हारी उम्र की लड़कियां ना इस बात पर ज्यादा फोकस करती हैं कि कितने आशिक पटाने चाहिए कि कुछ हो जिंदगी में, और तुम्हारा ध्यान बर्तन किचन हांडी पर होता है। वो इससे झिड़क गए। सो जाओ, मैं आज फ्री ही थी, मैं धो देती हूँ, तुम आयरा को फिट करा दो। बहुत परेशान थी क्योंकि तुम्हारी जैसी हुई खूबसूरत तो हूं नहीं मैं। वो बोली तो ऐना ने नफी में सर हिलाया और आयरा को गोद में उठाकर उसकी पेशानी चूम ली। ऐना एक नॉर्मल से घर की लड़की थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी। यूनिवर्सिटी में ही उसका रिश्ता एक अच्छे घर से आ गया जिसको मुनासिब समझते उसके वालिदैन ने शादी कर दी। ऐना अजहर के साथ जिंदगी के सिर्फ 9 माह ही खुशबाश गुजार सके, फिर अजहर की डेथ हो गई। अजहर की फैमिली ने ऐना को घर से निकाल दिया क्योंकि अजहर ने अपनी पसंद से शादी की थी, और जब वो अपने घर लौटी तो कुछ अरसा बाद माँ बाप का कार हादसे में इंतकाल हो गया। ऐना के पास एक घर ही था जिसको उसके चचा ने कोड़ियों के दाम बिकवाया था। ऐना चंद पैसे लेकर और आयरा को लेकर बड़े शहर इस्लामाबाद में आ गई। यहाँ आते ही उसने घर रेंट पर लिया तो उसकी दोस्ती मरियम से हुई।
हुई। मरियम एक अच्छी लड़की थी, शहर में जॉब करती थी, जबकि उसका बैकग्राउंड भी गांव से था। आयरा और ऐना के साथ जल्द घुल मिल गई थी क्योंकि ऐना ने उसे अपने हर मामले से आगाह कर दिया था। लेकिन बच्ची के साथ ऐना का इस थोड़ी सी रकम में गुजर बसर निहायत मुश्किल था। बड़ा शहर था, महंगाई बहुत थी, उसके पास जमा पूंजी दिन ब दिन कम होती गई और आयरा बीमार हो गई तो उसके पास पीछे कुछ न बचा। यहाँ तक कि पीछे 2 माह से इन दोनों का खर्च मरियम उठा रही थी। ऐना बहुत शर्मिंदा रहती थी। तभी उसने जॉब का सोचा और अचानक ही पहले रोज उसे 2 लाख रुपए माहाना की ऑफर मिल गई थी। वो काफी मुतमईन होकर सोई थी। अगली सुबह वो दोनों आयरा को देख रही थी, जो आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रही थी। ये आज जल्दी नहीं उठ गई? मरियम ने आईब्रो उचकाई। आयरू वो परेशानी से उसे गोद में उठा गई, जो खिलखिला उठी। प्लीज सो जाओ मम्मा की जान, आज पहले दिन है मेरा मेरा मैं लेट हो जाऊंगी। वो रोने वाली थी। अच्छा तुम तो चुप करो, बात पे बात रोने बैठ जाती हो। एक काम करो, इसे मुझे दो, तुम जाओ, तुम्हारा फर्स्ट डे है। लेकिन जाना तो तुमने भी है। फिर ऐना ने उसकी सिम देखा। मैं अपनी एक फ्रेंड को आयरा को दे जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो, वो बहुत अच्छी है। वो बोली तो ऐना को यकीन ना आया। टेक इट इजी, तुम वापसी पर इससे मिल लेना, तुम्हें भी अच्छी अच्छी लगेगी। वो बोली तो ऐना सर हिलाकर आयरा को बहुत सारा प्यार करके वहां से निकली और जल्दी जल्दी 2 बसें लेकर वो कंपनी के सामने पहुंची थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, सिर्फ 2 मिनट लेट थी। वो भाग कर अंदर आई और सलाम किया। लेट है आप? रिसेप्शन ने नफी में सर लाते शान गए। वो मेरी बेटी, ये सर का मसला नहीं है, वो आने के बाद 2 बार आपको पूछ चुके हैं, जिससे मुराद ये है कि आप खतरे में। वो बोली तो ऐना की पेशानी भीग गई और अचानक उसके पास कॉल आई। जी आ गई हैं। ओके। उसने उसे गुड लक कहकर ऊपर जाने का इशारा किया। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती ऊपर की सिम बढ़ी और इसी जगह पर आ गई जहां कल बैठी थी। जी ऐना, लेट हैं आप? ऊपर रिसेप्शन ने भी टोका। वो बुरी तरह शर्मिंदा से सर झुका गई। फाइल दें अपनी, उसने कहा तो ऐना ने उसके हाथ में फाइल थमा दी और वो लड़की उसे बाहर रहने का कहकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर आई तो वो खड़ी हो गई। वेट करो, अभी सर बिजी, उसने कहा तो वो सर हिलाकर बैठ गई। इंतजार करते करते उसे दूसरा दिन भी इतना ही इंतजार कराया गया। वो उठकर उस लड़की के पास आ गई। प्लीज मुझे मेरा काम बता दें, वो निहायत नरमी से बोली। काम सर बताएंगे, आप वेट करें, उसने कहा। और यूं ही दिन गुजर गए, यहाँ तक कि 9 बज गए इंतजार करते करते और दिन गुजर गया और उसकी आंखें भीग गईं। फिर उसकी वही फाइल वापस दे दी गई और वहां से चली गई। 9 बजे के करीब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मरियम से ये सब डिस्कस करने लगी। वो कहकर लगा गई, अगर हमें 2 लाख बस बैठने का मिल जाए तो क्या ही बात है। उसने बात हवा में उड़ाई और ऐना ने आयरा की सिम देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो जाग रही थी, शायद इससे बातें करना चाहती थी। वो कुछ देर उसके साथ खेलती रही, शायद कल सब ठीक हो जाए। वो इसे फिर कराकर सो गई और सुबह जल्दी उठी। आज वो 8 मिनट लेट थी, बल्कि बिल्कुल उसी तरह उसे ट्रीट किया गया और वैसे ही बिठा दिया गया। वो आज जिससे होती उस रिसेप्शनिस्ट के पास आई, जिसने उसे वैसा ही 2 दिन पुराना जवाब दिया और तीसरे दिन भी यूं ही गुजर गया। इसकी फाइल अंदर गई। वो जाने लगी तो किसी से बुरी तरह टकराई। ओह सॉरी मिस, मैंने देखा नहीं, वो शख्स नरमी से बोला। सॉरी सर, मैं ही पागल हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालती जाने लगी। वेट, आप परेशान हैं? वो साइकोलॉजिस्ट था, तभी उसे टोक गया। नहीं, काम ना हो तभी परेशानी होती है और काम मिल जाए तब भी ये परेशानी होती है। कसूर मेरा है, मैं नाशुक्री हूँ। वो अपने फ्लो में बोलती गई और जाने लगी। वेट, उसने फिर रोका। वो रुक गई। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मैं डॉक्टर हूँ, तो आप मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, मैं बीमार नहीं हूँ। वो आहिस्ते से उसकी सिम देखा। उसने इल्म है आप परेशान है काफी। वो मुस्कुराया जबकि वो सर हिला गई। दोनों ने ऑफिस की कैंटीन से कॉफी ले ली। ऐना ने झुककर उससे कीमत पूछी और एक कॉफी यहाँ 1500 की थी, इसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। उसने कॉफी वापस कर दी। इट्स ओके, मैं पे कर दूंगा। नहीं, वो कहकर एक कदम दूर हुई। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको नहीं जानती, इस तरह आपसे क्यों लूं कॉफी? ओके, माई सेल्फ मुराद, डॉक्टर मुराद, साइकोलॉजिस्ट। मुस्कुराया। एना सर, वो आम से लहजे में बोली। खूबसूरत है आपका नाम। उसकी बात पर मुंह सा बना गई। ओके रिलैक्स, आप यहाँ काम करती हैं? जी नहीं, बस बैठने आती हूँ। यहाँ सीईओ ने मुझे हायर किया, लेकिन आज तीसरा दिन है। वो मुझे अपने ऑफिस के बाहर बिठा देते हैं और उसके बाद वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं मुझे। वो जरा चिढ़ कर बोली। कूल, वो हंसा। तो मिस एना, उसने कब साइड पर रखा, आपको अपने वक्त का ख्याल रखना चाहिए। मतलब? वो समझी नहीं। आप लेट आती हैं? उसके सवाल पर वो शर्मिंदा हुई। मैं 2 मिनट लेट थी बस कल, और आज 8 मिनट हो गई। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तभी मुझे थोड़ी देर हो जाती है। वो अपना मुद्दा बयान करती परेशान सी थी, जबकि मुराद ने सर हिलाया, हल्का सा मुस्कुराया। लगता नहीं आप सिंगल पेरेंट हैं, पैदा होती ही तो शादी नहीं कर ली थी। वो हंसा। एना का मुंह बना। अच्छा सॉरी, आप टू यंग डाइवोर्स हैं? नहीं, असर का इंतकाल हो गया। उसका लहजा भीगा। आई एम सॉरी, वो जल्दी से बोला तो वो सर हिला गई। एनीवेज प्यारी लड़की, एना ने उसे देखा। टेक इट इजी, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और भाई समझो अपना। वो बोला तो एना के चेहरे पर नरम तासुब फैला। अपना टाइम ठीक करो, 8:30 का मतलब 8:30 हो, ना एक लम्हा कम ना एक लम्हा ज्यादा। डेफिनेटली तुम्हें तुम्हारी जॉब समझ आने लग जाएगी। उसने उसे समझाया तो एना की आंखें फैली। यानी मेरे लेट आने पर मुझे डेली सजा मिल रही थी? वो रहनगी से बोली। यस प्रिंसेस, कौन सा? ओह, वो शर्मिंदा हुई। मैं माफी चाहती हूँ, मैं कल बिल्कुल वक्त पर आऊंगी। दैट्स गुड गर्ल, वो बोला तो वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी। इट्स ओके, जाओ, तुम्हारी बेटी वेट कर रही होगी। वो मुस्कुराया। वो शुक्रिया करती हुई वहां से जल्दी से चली गई। मुराद मुड़ा तो निगाह उससे जा टकराई। ओह हाय, तुम नीचे कब आए? वो आगे बढ़ा और उसे गले लग गया, जो अपना कोट कंधे पर लिए खड़ा था। तुम जानते हो उस लड़की को? वो सर टेबल में पूछने लगा। अरे वो है ना? नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ? वो बेचारी परेशान थी, बस मैंने उसका इशू सॉल्व किया। बस वो क्या है ना, तुझे पता है साइकोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, वो अपने पेशेंट्स का इशू सॉल्व किए बिना नहीं रह सकते। तो मुझे लगा वो परेशान है, मेरे अंदर कुछ होने लग गया, मैंने उसका इशू सॉल्व कर दिया। अब इसे तो नहीं पता, इस कंपनी का मालिक पागल जानवर है, जो इतनी सी गलती बर्दाश्त नहीं करता। सारी उम्र बेचारी तेरी खामोश शताब का शिकार रहती। इससे बेहतर है ना कि इसे अपनी गलती पता लग गई। वो बोला तो शहरियार ने सर हिलाया। चलें अब, वो बोला तो मुराद ने भी सर हिलाया और दोनों दूसरी बातों में लग गए।
वो सुबह 6 बजे ही उठ गई और उठते ही उसने भाग-भाग कर सारे काम किए और आयरा को मरियम के हवाले करके वो भागते हुए बाहर आई। बस से तब्दील की और 8:30 से 5 मिनट पहले पहुंचते ही उसने शुक्र का सांस लिया, लेकिन कंपनी बंद थी और 5 मिनट इंतजार के बाद 8:30 बजे दरवाजा खुल गया और ऐन 8:30 पर सब कंपनी में अंदर दाखिल हुए। तो उस पर शहरयार अफरीदी का एक रौब सा बंध गया कि वो किस कदर वक्त का पाबंद इंसान था और अपनी कोताही पर उसे गुस्सा भी आया कि वो अपनी गलती में थी और समझ ना सकी और दिल में मुराद का शुक्रिया भी अदा किया। हेलो है ना, रिसेप्शनिस्ट मामूल से जरा हट कर मिली। आज तो टाइम पर आई हो, वेरी गुड। ऊपर जाएं, 3rd फ्लोर पर आपको आपका काम समझा दिया जाएगा, ओके। उसने सर हिलाया, यानी उसका काम असाइन था, बस वो वक्त पर नहीं थी। उस सर पर हाथ मार गई और ऊपर आ गई तो वो रिसेप्शन भी अच्छी तरह मिली। आ जाओ है ना, मैं काम समझा देती हूँ, उसने कहा। तो एना उसके पास आ गई। ये मोबाइल, उसने उसे अच्छा खासा महंगा मोबाइल दिया जिसे वो देखने लगी। ये टैब, ये नोटबुक और ये तुम्हारे कपड़े और शूज। उसने एक भारी पैकेट भी उसके आगे रख दिया। ये कपड़े वो समझ नहीं सकी। जी बिल्कुल है ना, शरियात सर काफ़ी चूजी हैं, वो अपने स्टाफ को कपड़े खुद देते हैं। इन्हें ऑफिस के माहौल में खराबी और अनप्रोफेशनल कोई भी हरकत बहुत बुरी लगती है और यही वजह है उनकी कंपनी मुल्क की कामयाब कंपनी है। उसने समझाया तो एना ने सर हिलाया। शरियात का रोब उसका खौफ सा बन गया था उस पर। ये तुम अभी पहन लो क्योंकि इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं और तुम्हें वहाँ पर होना है। मैं क्या करूँगी? तुम चेंज करके आओ, मैं समझा देती हूँ, वो बोली। तो एना ने सर हिलाया। एना वॉशरूम में आ गई। लग ही नहीं रहा था ये कंपनी पाकिस्तान की ही है। ये कंपनी तो बाहर के किसी मुल्क की लग रही थी। उसने कपड़े तब्दील किए, वो बिलाशुबा ऑफिस ड्रेस था। पैंट कोट मुकम्मल बैलेंस में, हर चीज़। वो झिझक गई। आज से पहले ऐसा कुछ पहना ही नहीं था। वो कंफ्यूज सी बाहर आई। एना, कमल ने जल्दी से उसे अंदर जाने का कहा। ये क्या हुलिया है, सर ने देख लिया तो तुम्हें फायर कर देंगे। यहाँ बहुत प्रोफेशनल दिखना होता है, वरना सर के मिजाज को कुछ भी बुरा लग सकता है। ये चुटिया खोलो। उसने उसके बाल खुलवाए और दोनों तरफ से भूरे बाल आगे कर दिए। वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। उसके होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगा दी। अब तुम अच्छी नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो, वो बोली। आ जाओ, उसने कहा। वो बाहर आ गई। कुछ नहीं होता, यहाँ ये सब कॉमन है। तुम ये मत सोचना कि सब तुम्हें देख रहे हैं। नहीं, यहाँ हर वर्कर इसी तरह काम करता है। उसने उसे रिलैक्स करना चाहा। वो और मुतासिर हुई। 2 लाख तनख्वाह थी तो यकीनन कुछ अलग होना ही था। वो काम समझने लगी। सर की अपनी पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन चम्मच है सर की। वो राजदारी से बोली। हर वक्त तितली सर के इर्द गिर्द होती है। इसका काम है ये सब, लेकिन तुम इनकी सेकंड सेक्रेटरी हो तो ये काम तुम करोगी अब। ये सारा सर का शेड्यूल है। वो कब किससे कैसे किन कपड़ों में मिलेंगे ये सब तुमने नोट करना। एंड सर हर 10 मिनट बाद कॉफी विद कॉर्ड लीफ लेते हैं। कॉफी का बर्तन हर 10 मिनट बाद तब्दील होना चाहिए और एक ही मग चाय में कॉफी बार बार नहीं पीते। इनका परफ्यूम हर 1 घंटे बाद चेंज होगा, जिसका ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। इनकी मीटिंग्स की टाइमिंग्स को तवज्जो से रखना। जरा 1-2 मिनट का फर्क आया तो तुम फायर हो। बस यही काम है तुम्हारा। वो गहरा सांस भरते बोली। ये आसान है। एना ने नरमी से कहा। वाकई? वो हंस पड़ी। सर की सेकंड सेक्रेटरी 8वीं बार तब्दील हो रही है, वो बोली। लेकिन ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है, वो चीजें उठाती हुई बोली। फिर तो अच्छी बात है कि तुम काम को समझ गई हो। खैर अब तुम जा सकती हो, वो बोली। तो एना ने सर हिलाया। वो कंफ्यूज थी पहले काफी, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि वहाँ सब इसी लिबास में है और किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ कंफर्टेबल सी हो गई। उसने वो डायरी खोली। उसे जगह का इल्म नहीं था कि उसकी जगह कहाँ है, तभी वो कहीं भी बैठी थी। 1-2 बार कुछ लोगों ने उसे आते जाते देखा। आपको सर ने अपने ऑफिस में बुलाया। अचानक एक मुलाजिम आकर बोला तो वो जल्दी से उठी और आहिस्ते से चलती वो कमल के पास आ गई। सर ने मुझे बुलाया है, वो परेशानी से बोली। तुम्हें इतना पता है यहाँ गैर जरूरी गुफ्तगू की भी इजाजत नहीं, जाओ काम करो अपना। वो झिड़क गई तो वो संभली और नॉक नॉक करके अंदर दाखिल हुई। वो सर झुकाए किसी फाइल की स्टडी में मसरूफ था। मैं आई कम इन सर, वाइस से बोली। उसने सर उठाया और रैना के कदम वहीं जम गए। वो साक निगाहों से सामने बैठे शख्स को देख रही थी। शहरयार अफरीदी खामोशी से उसे देखता रहा। उसने एक सांस लंबा अंदर खींचा और अंदर कदम रखा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उस तक पहुंची। एक और लड़की भी ऑफिस में ही थी। ये ऑफिस आपके बाप का है? पहला ही सवाल काफी जोरदार था। संजीदा लहजा, सपाट आंखें। वो समझ नहीं सकी, जल्दी से नफी में सर हिला गई। शोहर का है? उसके सवाल पर वो फिर जल्दी से नफी कर गई कि खुदा न करे। तो किसका है? वो सर निगाहों से पूछ रहा था। आपका। तो यहाँ के रूल्स आपके दिमाग में नहीं उतरते, सुना है मैंने। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा किसी को, वो परेशानी से बोली। आपकी शक्ल ने कहा है। खैर, वो सामने जगह जब आपकी है तो आप ऑफिस के बीचों बीच बैठकर काम करने को अपनी ओवर स्मार्टनेस समझ रही हैं या फिर किसी को इम्प्रेस करना चाह रही हैं? चेयर को झुलाते सपाट तेवरों में उसने उसकी बेइज्जती कर दी थी। सर मुझे पता नहीं था मिस। वो रुका। एना अजहर, बाप का नाम बताएं। वो काफी हार्श था। वहीद। उसके रवैये पर अपने आंसू अंदर उतारने लगी। एना वहीद। यहाँ 4 लाख लोगों का काम नहीं है। वो वहाँ आपकी जगह है, वहीं नजर आइएगा आइंदा। ऑफिस के बीच में बैठकर अपने सो कॉल्ड ब्यूटी पूरे ऑफिस को दिखाने की जरूरत नहीं है। दोबारा बात रिपीट नहीं करूंगा। नाउ गेट आउट। सुकून से कहकर वो उसकी हैरान व परेशान आंखों में देखने लगा जो अब भी वहीं थी। गेट आउट। वो दोबारा बोला तो वो होश में आई और सर हिलाकर पीछे चली गई। बाहर निकलती ही उसकी आंखों में आंसू से भर गए, जबकि वो जल्दी से किसी से बात किए बिना अंदर चली गई। कमल ने उसे देखा, लेकिन आगे से बात नहीं कर सकी कोई। वो अंदर आई तो शहरयार का ऑफिस साफ दिखाई दे रहा था। वो एकदम दंग रह गई क्योंकि वो लड़की जो यकीनन उसकी फर्स्ट सेक्रेटरी थी वो उसकी गोद में बैठी थी। बेबी, इतना गुस्सा क्यों किया तुमने? वो प्यार से अपनी उंगली उसके चेहरे पर फेरती बोली। मुझे ऐसी लड़कियां सख्त बुरी लगती हैं। वो दांत भींच कर एना को देखने लगा जो जल्दी से निगाह फेर कर अपनी चेयर पर बैठकर टेबल पर सर झुका गई। रोजी ने पलट कर देखा और हुंकारा भरती हंसती हुई उसके साथ छोटी छोटी बेबाक शरारतें करने लगी, जबकि शरियार की निगाह उसी पर थी जिसका चेहरा काफी ज्यादा सुर्ख हो रहा था। उसके बाद शरियार ने उसे कुछ नहीं कहा और सबके साथ टाइम पर छुट्टी ली लेकर वो घर आ गई।
उसे याद था ये अमीरज़ादा अज़हर के साथ वो शॉपिंग पर गई थी और वहाँ उस अमीरज़ादे ने उसे चेंजिंग रूम में बाकायदा सुकून से देखा और जैसे ही वो बरला कर मुड़ी, मालूम नहीं कैसे उसका हाथ उठा और उसके मुंह पर जाकर लगा। और उसके बाद उसे अपनी ये हरकत बिल्कुल जायज़ लगी। वो इसे देखने वाला होता कौन था? शहरयार ने उसके थप्पड़ के जवाब में पलट कर थप्पड़ मारा था उसे कि ऐना के उसान खता हो गए, लेकिन उसे चैन फिर भी नहीं आया था। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? उसने उसकी गर्दन जकड़ी और ऐना चिल्लाने लगी और शहरयार ने गर्दन छोड़ दी। लेकिन वो दुनिया की पहली औरत थी जिसने शहरयार अफरीदी पर हाथ उठाया था और वो इस बात को कभी भूल नहीं सकता था, कभी भी नहीं। ऐना को लग रहा था वो गलत जगह पर चली गई है। 2 लाख के बदले वो इस बेगैरत आदमी के साथ तो रह नहीं सकती थी। तभी उसने फैसला किया था कि वो नौकरी छोड़ देगी। अगली सुबह वो आयरा के साथ ही रही। वो ऑफिस नहीं गई। मरियम ने पूछा भी, लेकिन वो बहाना बना गई क्योंकि मरियम को उसकी नौकरी काफ़ी पसंद थी और वो काफ़ी ऊँचे-ऊँचे ख्वाब देख रही थी। ऐना उसके ख्वाब तोड़ना नहीं चाहती थी। तभी उसे बताया नहीं कि वो नौकरी छोड़ रही है। अभी 10 ही बजे थे। ऑफिस से आने वाली कॉल पर वो दम साध गई। कमल की कॉल थी। उसने कॉल पिक की और अभी वो कहती ही कि वो ऑफिस से रिज़ाइन दे रही है तो कमल ने आगे से जो कहा उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। आप पर शहरयार साहब एफआईआर दर्ज करा रहे हैं 50 लाख चोरी का। क्या आप नौकरी पर आना पसंद करेंगी या फिर 50 लाख देना? कमल की बात पर वो हक्का-बक्का थी। लेकिन मैंने कुछ चोरी नहीं किया। मैंने आपको बता दिया है मिस हैना। बाकी सोच लें। अगर आप ये सब नहीं चाहती तो अभी के अभी काम पर आ जाएं राइट नाउ। कहकर फ़ोन बंद कर दिया और उसने बस फिर आयरा को दोस्त को पकड़ाया और फिर ऑफिस पहुंची। मैंने कोई चोरी नहीं की। आपके हाथ में टैब 15 लाख का है। ये फ़ोन 5 लाख का है। ये ड्रेस 3 लाख का है जो आप पहने खड़ी हैं और ये शूज़ मोस्ट एक्सपेंसिव 20 लाख के। मिलाम लो के 50 लाख का फ्रॉड कर रही थी आप हमारे साथ। मुझे मुझे ये कुछ सब कुछ नहीं चाहिए। सॉरी है ना, यहाँ के रूल्स हैं, जॉब 1 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकती और ये साइन आपके हैं। लेकिन ये मैंने नहीं की है। ऐना को रोना आने लगा। आप भुलक्कड़ भी हैं। वो शाने उचका गई। अब आप काम पर जाएंगी या मेरा सर खाएंगी? वो सख्ती से बोली थी। ऐना को रोना आने लगा। वो ड्रेसिंग रूम में चली गई चेंज करने के लिए। उसने अपने बाल खोले। कमल शहरयार मसरूफ सा बाहर निकला। यस सर। मेरी मीटिंग टाइमिंग्स मुझे सेंड नहीं की अब तक। सॉरी सर, बस अभी हो जाएंगी। वो कहकर आगे बढ़ा और ड्रेसिंग रूम की जानिब चलने लगा। कमल ने ड्रेसिंग रूम देखा। वो उसे रोकना चाहती थी कि वहाँ अभी ऐना चेंज करने गई थी और शहरयार गड़ाक से कदम लगे। उसकी बल खाती कमर, दूध की मानिक बेदाग वजूद और उसका हुस्न शहरयार की आंखों को चकाचौंध कर गया। आज तक इसने जितना हुस्न देखा इसमें कुछ मैल था जैसे इस्तेमालशुदा हो, लेकिन ये इसे पुरनूर अप्सराओं का वजूद लगा जैसे इसे आज से पहले किसी ने ना छुआ हो। जबकि उससे पहले भी उसने देखा था, लेकिन सिर्फ बाजू देखकर ही भुखला गया था। और आज उसकी आंखों की चमक ऐसी थी और बेबाक निगाहें उसे अच्छे से देख रही थी, बेशर्मी से भी। ऐना ने शर्ट के बटन बंद किए, कोट पहना और बाल आगे करके जैसे ही मुड़ी पीछे शहरयार को देखकर उसके लब से चीख निकली। उसकी जानिब कदम उठाता है, उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। आंखें बेबाक थीं जैसे कोई झिझक न हो। ऐना का पूरा वजूद कांप उठा। वो उसे आंखें सुखेड़ कर देख रहा था। वो सांस रोक गई। एक लफ्ज भी कुछ नहीं कह सकी और उसके आगे निगाहें झुका गई। उसके सामने बरहना थी और उसकी क्या इज्जत रह गई थी। उसका दिल हलक में था। 10 आउट ऑफ 10 वाइसली से बोला और लब के किनारे को दांत में दबाता पीछे कदम भरता वहां से चला गया। ऐना लबों पर हाथ रखती रो पड़ी बुरी तरह और फिर जब ज्यादा देर गुजर गई कि उसकी हिम्मत न हुई तो बॉस का पैगाम उसके सर पर पहुंच गया। वो दौड़कर कैबिन में आई और उसे मुलाजिम ने कहा कि सर ने ऑफिस में बुलाया है तो उसे ऑफिस में आना पड़ा। आज यहाँ वो गंदे कपड़ों वाली लड़की नहीं थी, शायद किसी और के पास हो। वो निगाह झुकाए टैब पर उंगली चलाने लगी। उसे देखने की हिम्मत ना हुई। सर, उसका लहजा उसकी निगाहों से ही कांप रहा था। उसे रोना आ रहा था। सुन रहा हूँ, वो बोला। निगाह पूरे वजूद पर तैर रही थी। मैं वो बी प्रोफेशनल, वो बरहमी से बोला। मुझे ये जॉब नहीं करनी। वो सारा सामान दूर फेंक गई। शहरयार ने अपना कीमती नुकसान मुस्कुरा कर देखा क्योंकि वो अच्छी अच्छी खासी फंस चुकी थी। जाने दे, मुझे नहीं करना चाहती ये जॉब। निहायत घटिया और गंदे इंसान है आप। वो कहकर वहां से भाग उठी। जबकि शहरयार ने कमल से कहा कि सब सामान और इसका बिल उसके घर पहुंचा दिया जाए और अब उसे दोबारा नौकरी पर ना बुलाया जाए। कमल ने बिल्कुल वैसे ही किया। मरियम, ऐना ने उसे पुकारा। वो बेचारी थकी थकी सी लेटी थी। तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आएगी ना, हम सब पहले गोश्त लाएंगे। क्यों आयरा मेरा बच्चा, खाला ने भी कब से गोश्त नहीं खाया। मरियम, मैंने जॉब छोड़ दी है। वह हिम्मत करती बोली। क्या? वह हैरान हुई और ऐना उसे एक एक बात बता गई। मैं नहीं कर सकती वहां नौकरी। वो बुरी तरह रो दी। मरियम खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। वो लेट गई और ऐना को मुंह ही ना पड़ा उससे पूछ सके उसके पास कुछ पैसे हैं तो इन चीज़ों को नुकसान कैसे देगी। अगली सुबह मरियम खामोशी से चली गई और ऐना उस नुकसान का सोचने लगी। क्या उसे कुछ करना चाहिए? वो आयरा को सोता छोड़ घर से निकल गई। शायद किसी अमीर घर का काम करके उसे इतने पैसे मिल जाते। वो इर्द गिर्द के लोगों से बात करने लगी और फिर एक पड़ोसन ने उसे कहा कि वो कल काम के लिए जाएगी। बहुत अमीर लोग हैं, तुम्हारी बात करेगी, हो सकता है कुछ बन जाए। वो इतनी मजबूर थी कि अपनी आयरा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। वो मरियम को बताना चाहती थी कि वो किसी अमीर घर कल काम करने के लिए जा रही है, मगर मरियम ने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। तो क्या ही बोलती। अगली सुबह वो इस औरत के साथ एक हसीन महलनुमा घर में आ गए, जहाँ के लोग बहुत वेल बैलेंस्ड थे, जहाँ की चीज़ों की तरतीब बहुत अनोखी सी थी, जहाँ के मुलाजिम यूनिफॉर्म में फिर रहे थे। यहाँ खुशबू बहुत हसीन थी। उसकी पड़ोसन आमना ने भी यूनिफॉर्म बदला और उससे कहा कि वो जूती उतार दे कि उसकी जूती का मैल कहीं इस घर के फर्श पर न लग जाए। वो कंफ्यूज सी अंदर की जानी बढ़ने लगी। जन्नत सा लग रहा था ये घर। और फिर सोफे पर एक मॉडर्न खातून को देखकर उसने सलाम किया। उसने सर उठाया। बहुत नरम मुस्कुराहट आई थी उनके लबों पर और उसने सलाम का जवाब दिया। मैम, ये हमारे मोहल्ले की हैं, इन्हें काम की बहुत ज़रूरत है, बेवा हैं। बहुत तहजीब से आमना बोल रही थी। ओके जाएं आप। वो अखबार फोल्ड करके एक तरफ रखती आमना से बोली। इस तहज़ीब तौर अतवार पर तो वो पसीने में ही डूब गई थी। इतना असर महसूस कर रही थी खुद पर। क्या नाम है आपका? वो बोली तो वो हकला गई। ऐना। माशाल्लाह, गुड। घबराओ नहीं, बैठ जाओ।
उसके पीछे कुर्सी रखी गई, वो कांपती उंगलियों को समेट कर बैठ गई और उन्होंने उसे मुस्कुरा कर देखा। उसके बारे में उससे कुछ सवाल किए थे उन्होंने और जैसे वो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तहम्मुल से सुनना। और उन्होंने कहा तो ऐना उनकी जानिब देखने लगी और वो जैसे-जैसे बोलती जा रही थी, वो अंदर ही अंदर हँसती जा रही थी। परेशान ना हो, सोच लो, वो आहिस्ते से बोली और उसका गाल चलाकर वहाँ से चली गई। और ऐना उठकर उस महलनुमा घर से बाहर निकल गई। इसके वहम-गुमान में भी नहीं था वो यहाँ आएगी तो उसे ये सब सुनने को मिलेगा। वो घर लौट आई थी, बहुत खामोश थी और कमल के फ़ोन पर वो सोचों से निकली। नेक्स्ट डे आपके घर पुलिस आएगी, है ना? तो बेहतर है आप जल्द से जल्द ये कर्ज लौटा दें। कमल के सपाट अंदाज में कहने पर वो इससे 2 दिन की मोहलत मांगने लगी और अल्लाह का एहसान था कि मोहलत मिल गई थी उसे। उसने मरियम को पुकारा, प्लीज़ मरियम मेरी बात सुनो। मरियम ने गुस्से से उसका हाथ झटका और ऐना फूट फूट कर रो दी। मरियम को उस पर तरस आया था। वो उठी और उसे चुप कराने लगी। ऐना अब रोना तो बंद कर दो। वो मरियम को बताने लगी कि इस तरह वो आज गई थी और वहाँ का माहौल और इमारत बताने के बाद उसने वहाँ की मालकिन की बात उसके सामने रखी कि उसने अपने पागल बेटे के लिए उसे प्रपोजल दिया कि वो इससे निकाह कर ले, सिर्फ उसका ख्याल और उसकी ज़रूरियात पूरी करती रहे। तो आयरा और ऐना की तमाम जिम्मेदारियां वो औरत उठाने को तैयार है। मरियम की आंखें फैल गईं। तुम पागल हो ऐना? अच्छी भली नौकरी को लात मारकर तुम मुझे एक पागल के प्रपोजल का बता रही हो? कौन है, कैसा है? इस औरत ने अचानक अपने बेटे का रिश्ता दे दिया, तुम मान गई? तुम पागल हो वाकई। वो गुस्से से चिल्लाई। शहरयार अफरीदी से बहुत बेहतर लगा है मुझे ये पागल। तुम जानती हो पागल कैसे होते हैं? वो चिल्ला उठी। मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा मरियम। आह, पागल इंसान, प्लीज़ अपनी नौकरी पर चली जाओ, तुम्हारी बेटी का फ्यूचर सिक्योर ही है। वहाँ शहरयार अफरीदी हैं। अच्छा ठीक है, कहीं और ट्राई कर लो। मैं 50 लाख के मकरूज़ हूँ शहरयार अफरीदी की। उसने बताया तो मरियम का दिमाग भग से उड़ा। वो मेरा ये कर्ज उतारने के लिए तैयार है। मैं सारी ज़िंदगी भी लगाकर ये पैसे जमा नहीं कर सकती मरियम। वो बेबसी से बोली जबकि मरियम को रोना आने लगा। वो इतनी खूबसूरत थी और नसीब और किस्मत कैसे थे उसके। मैं हाँ कर देती हूँ आंटी को, मेरी जान छूट जाएगी शहरयार से। वो बोली तो मरियम चुप की चुप रह गई। और फिर उसकी हाँ सुनते ही वो मुस्कुरा दी। तुमने अच्छा फैसला किया, नरमी से कहकर उन्होंने उसके सामने पेपर्स रखे। उसने एक नज़र पेपर्स को देखा। मेरा बेटा प्रॉपर मैरिज कभी नहीं करेगा। मैंने कोर्ट से ये पेपर्स बनवा कर रखे हुए हैं, तुम इन पर साइन कर दो। इससे साइन मैं पहले ही करा चुकी हूँ। उसने पेन उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे और वो गहरा सांस भरती साइन कर गई। जैसे उसने पेन छोड़ा उसके चेहरे के रंग फक्स हो गए, क्योंकि ये निकाह वो कर चुकी थी। अब उसका दिल कांप रहा था एक पागल से निकाह कर लेने पर। ये एक और पेपर है। उन्होंने एक और पेपर आगे रखे। ये एग्रीमेंट है तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की किफ़ालत में मैं करूँगी। तुमने सिर्फ मेरे बेटे को खुश रखना है, वो जैसा भी है इसे हर तरह खुश करना है। ना तुम यहाँ से कुछ लेकर भागोगी, ना ही तुम इसे छोड़ने की बात करोगी। उनकी बात पर उसे लगा जैसे वो किसी कैद में फंस रही हो। निकाह के बाद मैं क्यों जाऊंगी? वो आहिस्ते से बोली, बेटा ये दुनिया है और इस दुनिया को मैंने तुमसे ज़्यादा देखा है। पागल से शादी करके घबरा कर तुम इसे छोड़कर चली जाओ तो फिर इस निकाह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तुम्हारी नज़र में। वो सुकून से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो तो टोक कहकर हिम्मत मुजतमा करती उस पेपर पर भी सिग्नेचर कर गई। गुड, और मुस्कुरा दी। तुम अपने बेटी के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाओ और प्लीज़ कोई सामान मत लाना, यहाँ सब कुछ है तुम्हारे लिए। वो बोली, ओ हाँ ये तुम्हारा पहला चेक। उसके हाथ में 5 लाख थमा गई और उसका गाल थपथपाकर वहां से चली गई। ऐना हाथ में 5 लाख टेबल पर निगाहनामा और एग्रीमेंट पेपर को देखती रह गई। वो घर लौटी और मरियम को चेक दिखाया। मरियम कुछ नहीं कहा। मरियम ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत रोई थी। आयरा के लिए उसे एक पागल से शादी करनी पड़ी थी और शादी होते ही कितना पैसा उसके हाथ में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था वो इस पैसे का कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे कोई ज़रूरत ही नहीं। अगली सुबह उसे गाड़ी लेने पहुंच गई थी। उसने वहाँ 5 लाख मरियम को दे दिया और आयरा के बस चंद चीज़ें लेकर उस घर से निकल गई। वो सारे सफ़र में परेशान थी, घबरा रही थी। बार बार उस पागल शख्स का ख्याल आ रहा था। पागल पागल ही होते हैं। वो अजीब महसूस कर रही थी। दिमाग माउस सा था, जैसे इसमें कुछ करने की सलाहियत ही ना हो। गाड़ी से निकली और उस महलनुमा घर के अंदर दाखिल हुई। उसने उसे आंटी से सलाम किया। वसलाम, मेरा नाम आंटी नहीं मैं रीन है। वो सुकून से बार को फोल्ड करती बोली, जी। एक काम करो, फ्रेश हो जाओ। उसने मेड से कहा कि उसे उसका कमरा दिखा दे। वो कमरे में आई। बहुत खूबसूरत कमरा था, इतना बड़ा था जितना बड़े घर में तो वो मरियम के साथ रहती थी। यहाँ इतना बड़ा कमरा था। वो खुद भी फ्रेश हुई और आयरा को भी किया। आयरा बहुत प्यारी और गोल मटोल सी बच्ची थी। मुलाजमा ने बताया कि उसके कपड़े यहाँ मौजूद हैं, तो मैरीन के ऑर्डर्स के मुताबिक उसे यही कपड़े पहनने हैं। उसे शहरयार अफरीदी का ऑफिस याद आ गया। खैर इस गंदे इंसान से जान वो छुड़ा चुकी थी। उसने अलमारी खोली। काफ़ी स्टाइलिश मॉडर्न लुक के कपड़े थे। उसने एक ड्रेस निकाला, ट्राउज़र और ऊंची सी फैंसी शर्ट थी जिसका गला काफ़ी गहरा था और बैक पर डोरियों से डिज़ाइन बना था। इसे किसी ने देख लेना था। एक पागल इंसान है जिसे शायद खाना भी अपने हाथ से नहीं आता होगा खाना। वो महरीन के मुताबिक रेडी हो गया। मुलाजमा ने आयरा का लिबास भी दे दिया। वो थोड़ी देर बाद बाहर आई तो महरीन डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन है मेरे बेटे को तुम बहुत पसंद आओगी। वो बोली तो वो सर हिला गई। तुम्हारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट है। वो उसके हाथ को छूती बोली तो वो शर्मा सी गई। एशियन ब्यूटी। वो मुस्कुराई और खाना लग गया। इस खाने की खुशबू थी। ऐसी ऐसी डिशेज थी जो उसने कभी खाई ही नहीं थी। खाओ। वो बोली, ये शहरी शिकार पर से लाया था। उसने हिरन के गोश्त की तरफ इशारा किया। वो सर हिला गई। यानी यहाँ एक और वजूद भी था जो शहरी था। इसे शिकार का काफ़ी शौक है, जानवरों का भी और इंसानों का भी। वो हंस दी। ऐना ना समझी से उन्हें देखती रही। तुम्हें उसकी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना होगा। बैलेंस किसी भी चीज़ में ख़राब हो जाए तो वो पागल कम दीवाना ज़्यादा हो जाता है। वो आइजली से उसे समझा रही थी। आपके बेटे का नाम शहरी है? मेरे बेटे का नाम
लो आ गया। एना ने उनकी नजर के ताकुब में देखा। गिरबान उसका खुला था, टाई बीच में झूल रही थी, कोट को शाने पर डाल रखा था और मोबाइल को स्क्रॉल करता हुआ अंदर आ रहा था। शहरयार अफरीदी है। उसके कानों में आवाज पड़ी। वो धचके से मुड़कर महरीन को देखने लगी और फिर उस शख्स को जिसने अब तक ऊपर देखा ही नहीं था। वो माउस सी हो गई। कांपते हाथ अपनी आंखों से देख रही थी वो, और अचानक वो जमीन पर जा गिरी। शहरयार के कदम रुके। एना, महरीन ने हैरानगी से बेहोश पड़ी इस लड़की को देखा। सॉरी शहरी। शहरयार के मिजाज पर ये बातें बहुत गड़ा गुजरती थी। तभी महरीन बोली, हु इज शी? वो खुरदरे लहजे में पूछने लगा। एना, तुम्हारी बीवी। महरीन की बात पर इसे रात की माँ की बात याद आई कि वो उसके लिए लड़की पसंद कर चुके हैं और वो इन पेपर्स पर साइन कर दे। इसने भी साइन कर दिया कि ये महरीन ने उससे वादा किया हुआ था शादी के लिए। इसे जो भी लड़की पसंद आई वो उसकी शादी अगले लम्हे करवा देगी। और बाकी उसने शहरयार की जिंदगी पर कभी रोक टोक नहीं किया था, ना ही उसने उसे किसी चीज अच्छे या बुरे से रोका था। हिलाओ इसको, महरीन ने मुलाजमन से कहा। शहरयार की निगाह उसके पुष्प पर बंधी डोरियों में झलकते हुए दाग बिल्कुल गोरे वजूद पर थी। मुलाजमा ने उसे सीधा किया और पहली बार वो चौंक गया। आंखों में दिलचस्पी ने जगह ले ली। उसने फिर इस बच्ची की जानिब देखा जो मुलाजमा के हाथ में थी। इज शी मैरिड? वो चेयर खींच कर बैठ गया। यस, बट इसकी बेटी मुलाजमा संभाल लेगी, प्लीज पैनिक मत होना। वो बेटे को नरमी से कहने लगी। वो सारी लाकर खाना खाने लगा बिला वजह ही, जबकि निगाह एना के चेहरे पर थी जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे यकीन था वो जानती नहीं थी उसकी शादी किससे हो रही थी। तभी वो इसे देखते ही बेहोश हो गई थी। उसने 2 लुकमे लिया और उठ गया। इंटरेस्टिंग। फखर से वो उसके बेहोश वजूद को देखता उठा कि उसका इतना असर था कि वो बेहोश हो पड़ी। वो अपने कमरे की सिमत चला गया। क्या ही किया है इस लड़की ने? महरीन मुलाजमा के सामने सर पकड़ गई। वो होश में आई तो चिल्ला कर उठी। आयरा। उसने इधर उधर देखा, आयरा कहीं नहीं थी। वो दौड़कर बाहर निकली। पाँव नंगे थे, फर्श काफी ठंडा था। तो आयरा को महरीन के पास देखा। वह हैरान हुई, लेकिन इतना भी नहीं। आयरा बहुत खूबसूरत थी, तभी हर दूसरा शख्स उसकी सिमत माइल हो जाता था। वो पीछे कदम लेने लगी। जिस शख्स से बचने के लिए उसने एक दिन एक अनदेखे पागल से शादी का फैसला कर लिया, किस्मत ने उसी के साथ जोड़ दिया। और ये इंसान पागल कम चालाक ज्यादा था। फिर कैसे इसकी माँ ये सब कह सकती थी? ओह एना, उठ गई तुम? महरीन ने उसे देख लिया था। ये आपके बेटे हैं? वो शहरयार को मुखातिब करती बोली। जी मेरा बेटा है। ये पागल नहीं है। वो रोने को थी। तो तुमने पागल से शादी करनी थी? महरीन मुस्कुरा दी। लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है। वो रो पड़ी। तुम शहरी को पहले से जानती हो? महरीन समझी नहीं थी। हाँ, ये निहायत निहायत आवारा। वो रुक गई क्योंकि शहरयार अफरीदी पर जो निगाह चली गई थी वो सीढ़ियों के करीब दीवार से टेक लगाए खड़ा उसी को देख रहा था। रिलैक्स शेरी, शी इज न्यू। महरीन जल्दी से बोली। यू मे गो महरीन। वो अपनी माँ से बोला था इस तरह। एना हकोदक खड़ी थी। वो मुस्कुराकर वहां से चली गई, जबकि इस जगह शहरयार और एना रह गए। उसके नजदीक आया। वो जल्दी से पीछे हटी। वो सोफे पर बैठ गया। अंदाजा नहीं था मेरे सामने इस तरह आने का प्लान बना रही हो। ये झूठ है। चीखो मत, ये चीखना चिल्लाना पसंद नहीं मुझे। वो टोक गया। वो सहम गई। वो लबों पर उंगली रखकर मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। एना को लग रहा था वो कहाँ फंस गई है। वो कदम पीछे लेने लगी। रुक जाओ। वो खड़ा हो गया। काम पर जा रही हो? कल से तुम मुझे घर में बेकार लोगों का पड़ा रहना नहीं पसंद। लेकिन मैं सवाल नहीं। वो मुड़कर बोला। 50 लाख की मकरूज हो तुम, सोचना भी ना तुम्हारे चौंसले उठाऊंगा। कर्ज उतारोगी? सबसे पहले मेरा, इसके बाद अगली बात होगी। और हाँ, उसके नजदीक आ गया। जब तक तुम मेरी मकरूज हो तब तक तुम्हारी हर चीज का मालिक मैं हूँ। आई ओन यू। अच्छे से याद रखना मेरी बात। वो याद दहानी कराता बोला। जरूरत भी नहीं मुझे। वो दूर होगी। गुड, कर्जा अदा करो अपना, वरना तुम्हारी बेटी काफी क्यूट है, देखी है मैंने वैसे। उसकी हमरनक आंखों में देखने लगा। मुझे लग रहा है तुमने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी माँ के पागल बेटे से शादी कर लिए हाँ की थी। चाह, तुम तो मेरी ही गोद में आ गिरी। एनीवेज रेडी हो जाओ, तुम ऑफिस जा रही हो मेरे साथ नहीं। उंगली उठाकर वो टोक भी गया। उसने रोक दिया था कि वो किसी को ऑफिस में इस कोल्ड सो कॉल्ड निकाह क्या नहीं बताएगी, और इससे जरूरत थी भी नहीं ये बताने की कि वो शहरयार अफरीदी की बीवी है। वो अगले दिन ऑफिस में थी और उसने अपना काम खामोशी से संभाल लिया। उसे अपनी बेटी बहुत अजीज थी और वो उसका नुकसान नहीं चाहती थी। अब अपनी किस्मत से और कितना लड़ती है बचती कि वो बार बार उसी से टकरा रही थी। वो नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो एकदम भुखलाकर उसके हाथ से टैप गिरता गिरता बचा। उसने रुख ही मोड़ लिया। दिल था कि हालत में आ गया। वो घटिया इंसान रोजी को किस कर रहा था और काफी जरहाना तरीके से, और उसका एक हाथ रोजी के लेफ्ट पर था और उसने सख्ती से उसकी बॉडी को दबोचा हुआ था। वो रुख मोड़कर सॉरी सर कहती बाहर निकलने लगी कि वो दूर हुआ। कितनी मैनर्स लेस है तुम्हारी सेक्रेटरी। रोजी गुस्से से अपना लिबास दुरुस्त करती बोली। ऐना भी बाहर निकलती कि उसने टोक दिया। किस लिए आई थी? वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते उसे देखता रहा था, जिसकी निगाह भी नहीं उठ रही थी उसके सामने। सर, आपकी मीटिंग है 4 बजे, तो आपको याद दिलाने आई थी। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी ताकि वहां से जा सके। कॉफी? वो जरा थका थका सा चेयर पर बैठ गया। उसकी शर्ट का गिरबान खुला हुआ था और रोजी की लिपस्टिक के निशान उसके सीने पर तमगों की तरह चमक रहे थे। जी। वो बाहर निकल गई और अगले लम्हे कॉफी ले आई। इंप्रेसिव। उसने कॉफी का घूंट भरते उसे देखा। एना को उसकी निगाहों से भी उलझन हो रही थी। उसे देख नहीं रही थी। शहरयार उठा। 4 बज चुके थे। उसका कोट रोजी बनाती थी, लेकिन आज उसने टोक दिया। कोट पहनाओ, उसने एना को हुक्म दिया। एना का दिल किया इस आदमी की गर्दन दबा दे, लेकिन वो दबा नहीं सकती थी। वो आगे बढ़ी और उसने उसे कोट पहनाया। परफ्यूम लगाओ। उसकी बेतवजगी को गौर से देखता अगला हुक्म कर गया, क्योंकि जिस तरह उसके काम करने में बेजारियत महसूस कर रही थी, शहरयार को खल रही थी ये बात शिद्दत से। इस जैसे हैंडसम चार्मिंग गुड लुकिंग
सीईओ को कौन इग्नोर कर सकता था। जबकि उसने उसके परफ्यूम लगाया और दूर हो गई, जैसे वो उसके पास जाना ही ना चाहती हो। शहरयार की पेशानी पर बल से पड़ गए। उसने एना को धक्का दिया, वो खुद को संभाल ना सके और नीचे जा गिरी और रोजी की कमर में हाथ फैलाते बाहर निकल गया। रोजी हंस पड़ी, जबकि दूसरी तरफ वो जल्दी से उठी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मीटिंग स्टार्ट हुई और एना उसके पहलू में खड़ी थी, जबकि रोजी वहीं बैठी थी। वो खामोशी से सामने देख रहा था जहां प्रोजेक्टर चल रहा था और एक लड़का खड़ा सबको समझा रहा था। मिस एना, मीटिंग के बीच में ही एक लड़के ने उसे मुखातिब किया। जी जी सर, नरमी से बोली। प्लीज पास मी सम वाटर। उसने कहा तो वो जल्दी से उसे पानी दे गई और वो पीछे हट गई। शहरयार ने एना की तरफ देखा, लेकिन एना ने तवज्जो नहीं दी और सारी मीटिंग में वहां सब लोग एना को ही देख रहे थे। मीटिंग एंड होते ही एना ने शहरयार के आगे कॉफी का मग रखा और पीछे हो गई। शहरयार को उससे सख्त चिढ़ महसूस हो रही थी। गेट आउट। वो बरहमी से सबके सामने उसकी इंसल्ट कर गया तो एना सर झुकाकर बाहर आ गई। कुछ देर बाद मीटिंग रूम से सब लोग बाहर निकले तो वो ही लड़का एना के पास आ गया। तुम मेरे पास काम करना चाहोगी? वो मुस्कुराकर उससे पूछने लगा। जी? वो जरा हैरान हुई। हाँ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ज्यादा सैलरी दूंगा। और अचानक उसकी जुबान रुकी। शहरयार ने उसके पीछे से ही शर्ट खींची और झपट्टा मारकर दूर धकेला। शहरयार, वो लड़का हैरान हुआ क्योंकि शहरयार अफरीदी काफी बैलेंस शख्स था और इससे पहले उसके ऑफिस में ये सब हुआ ही नहीं था। निकल यहाँ से, वो चीखा। एना मुंह पर हाथ रख गई, जबकि शहरयार ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ वहां से लेकर अपने कैबिन में घुस गया। आज से पहले इस ऑफिस में कोई बेतरतीबी नहीं होती और आज एना की वजह से उसे अपने इन्वेस्टर के साथ सलूक करना पड़ा था। उसने एना को कमरे में जाकर टेबल पर फेंका। उसके अंदर जलसी की एक आग लगी हुई थी जो चाह कर भी नहीं बुझ रही थी। उसकी चीजें बेतरतीब सी होती जमीन बुस हो गई। कपड़े उतारो। वो अपनी शर्ट उतारता बोला। आप ये नहीं, ये मैं नहीं करूंगी। रोजी नहीं हूं मैं। वो घबराहट में भी पूरी कोशिश कर रही थी उसके आगे हिम्मत से खड़ी रहे। मैंने कहा कपड़े उतारो। उसका चेहरा अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में जकड़ गया। क्यों? उसका हाथ झटकने लगी। बीवी हो तुम मेरी, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? वो आंखें सुखेड़ कर पूछने लगा। मुझे आपकी बीवी बनने का जरा भी शौक नहीं। आपकी अम्मी ने धोखा दिया मुझे। शट अप, जुबान चलाना बंद करो। हाँ, समझती क्या हो खुद को? बहुत हूर पड़ी हो तुम। दुनिया में कोई लड़की खूबसूरत नहीं है। तुमने जानबूझकर उसे सड्यूस किया और वो तुम्हें उसकी इतनी औकात है, तुम्हें ऑफर कर रहा है जॉब की। वो धाड़ा एना सहम सी गई। आपसे बहुत बेहतर है। आपका ये 50 लाख का मुझ पर बोझ ना होता तो कब का मैं यहाँ से चल जाती। उबरहमी से बोली। जुबान बंद करो। उसकी गर्दन दबा गया। एना को खांसी लग गई। वो उसे धकेल गया। दफा हो जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट। उसने अपने मोबाइल लैपटॉप सब उठाकर फेंक दिए। यहाँ तक कि एना ने उसका पागलपन देखा। ये उसके गुस्से की शिद्दत थी और समझ लगा कि क्यों उसे पागल कहा जाता था। उसने चंद लम्हों में ऑफिस का हुलिया बिगाड़ दिया और वहां से चली गई। उसका दिल नहीं था वो इस घटिया आदमी के घर जाए, लेकिन उसकी बेटी थी वहां। वहां दाखिल हुई तो मेहरीन अच्छे से मिली। कैसा दिन गुजरा? वो पूछने लगी। दिख गया आपके बेटे का पागलपन। वो अपनी बेटी पकड़ती तंज कर गई। हालांकि वो तबीयत के लिहाज से ऐसी लड़की नहीं थी कि किसी पर टॉन्ट करती, लेकिन वो बोली और आयरा को उनसे लेकर चली गई, जबकि मेहरीन ने गहरा सांस भरा। आयरा, मैं क्या करूं? मुझे तंग मत करो, सो जाओ। आयरा मुसलसल रो रही थी और वो इसे सुलाने की कोशिश में थी। फिर आखिर वो गुस्से से बोली और फिर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। उसे अजहर याद आई। बाहों में भरकर उसे वो आईसी से रोने लगी। शहरयार काफी ड्रिंक था। वो घर आया तो खामोशी की जगह हल्की हल्की आवाज थी घर में। इसने गेस्ट रूम की तरफ देखा। ये बेतरतीब भी काबिल नफरत थी उसके लिए। यह शायद कहा जा सकता था इससे ओसीडी थी और वो पैनिक हो जाता था इन बातों पर जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो। वो गेस्ट रूम का दरवाजा धार से खोल गया। वो बेड पर आयरा को सीने से लगाए बैठी थी। एकदम उसे देखकर चौंकी। वो सुर्ख नजरों से उसके गालों पर मोतियों की तरह आंसू चमक रहे थे। शहरयार उसका हसीन चेहरा देखता रह गया। वो काफी खूबसूरत थी, खूबसूरती की इंतहा थी जैसे, लेकिन इस खूबसूरती में जो बेनियाजी थी वो बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत दिलकशी में लिपटी हुई थी, जो पहले रोज से शहरयार को माइल करती थी। वो अंदर आ गया। उसने आयरा को खुद में भींच लिया। शहरयार उसे देखकर बेड पर लेट गया। हालांकि वो गुस्से से यहाँ आया था, इसे ये बच्चे की आवाज बुरी लग रही थी, लेकिन एकदम झाग की तरह हर चीज बैठ गई थी। वो बेड पर लेट गया और ऐना को देखने लगा। अचानक उसका हाथ ऐना की थाई पर हरकत करने लगा। ऐना ने गुस्से से उसका हाथ झटका। निहायत घटिया, गंदे और नीच इंसान है आप। आपके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, ना औरतों को छूने की तो रोजी से पूरी करें। ये ख्वाहिश मेरे पास आने और खासकर मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो चिल्ला उठी। शहरयार इस नफरत पर लम्हे भर के लिए साख्त हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। अब तुम खुद आओगी मेरे पास और खुदा की कसम मैं तुम्हें सांस भी लेने दूंगा, सांस भी नहीं लेने दूंगा, इतनी तकलीफ दूंगा। वो इसे घूर रहा था। वो वहां से घूरता हुआ वहां से निकला ख्वाब में। वो नफरत से बोली और सर हिलाता वहां से चला गया। अगली सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार हुई और बाहर आई तो मेहरीन नाश्ता कर रही थी। सलाम करके वो बैठ गई। मेहरीन ने अखबार एक तरफ रखा, उसकी जानिब देखा। क्या तुम इस एग्रीमेंट को जानती हो? उसके सवाल पर ऐना समझी नहीं। वो बस सर हिला गई। मैंने तुम्हें 5 लाख दिए मेरे बेटे के कि तुम मकरूज हो, और सबसे अहम इस शादी की बुनियाद और ये एग्रीमेंट गवाह है कि मैंने तुम्हें साफ कहा था मुझे सिर्फ मेरे बेटे की खुशी चाहिए। तुम सिर्फ मेरे बेटे को खुश करोगी, उसकी ख्वाहिश को पूरा करोगी और मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्च उठाऊंगी। तो तुम अपने आप को यहाँ आकर क्या समझ रही हो? हाँ, मैरी ने जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी उसका मुंह उतर गया। देखो, मैं तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं दिलाना चाहती,
ना मेरी नेचर है ये, लेकिन मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से पैनिक अटैक पड़े, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो पागल नहीं है, बहुत इमोशनल और जज्बाती है बस। और हर चीज़ की इसमें वो पागल नहीं है, हर चीज़ की शिद्दत है इसमें, वो पागल नहीं है। मालूम नहीं क्यों मैरीन की आंखें भीग गई थी। वो सर हिला गई और फिर उठ गई। इससे नाश्ता ही ना किया गया। ऑफिस पहुंचते ही वो अपने काम में लग गई। संजीदगी से उसने शरियार के आगे कॉफी रखी, खुले बालों को कान के पीछे करते उसने झुककर शरियार के आगे उसका लैपटॉप खोला, पेन खोलकर उसके हाथ में पकड़ाया। रोजी मुंह खोले ये सब देख रही थी, जबकि शरियार दम साधे उसने शरियार के कोट पर झुककर परफ्यूम स्प्रे किया और दूर हो गई और उसे ग्रेट करके वहां से चली गई। उसके जाते ही रोजी दौड़कर शरियार तक आई और उसके गाल पर किस करने लगी। किस करते करते उसने शरियार के गिरबान से बटन खोले और किस करती करती वो नीचे उसके सीने पर अपने होठों से महारत से किसिस करने लगी। शरियार की निगाह ऐना पर थी, जो सर झुकाए अपने काम में मगन थी। उसने नहीं देखा था उन दोनों की सिमट। शरियार ने रोजी को दूर किया। रोजी ने उसके होठों को चूमना चाहा। जाओ यहाँ से, वो बोला, जबकि रोजी नफी में सर हिलाती फिर से चुभने लगी थी कि उसने रोशनी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। और अब बारी ऐना की देखने की थी। उन दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई। रोजी हवन्नक थी, जबकि उसने मुड़कर ऐना को देखा। ऐना शरियार की सिमत और शरियार ऐना की सिमत देख रहे थे। रोजी बिल्कुल एक्स्ट्रा थी जैसे। वो पांव पटकती वहां से निकल गई। ऐना ने सर झुका लिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोबारा ऑफिस में आई, नए कप में कॉफी दी, उसी शर्ट पर परफ्यूम स्प्रे किया और वहां से बाहर निकल गई। शरियार सारा काम छोड़ता उसे देख रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और मुराद कमरे में दाखिल हुआ। हेलो। वो महसूस नहीं कर सका कि मुराद आया। मुराद ने उसकी निगाहों के सिमत देखा तो लबों को ओ की शेप में गोल कर गया। हेलो मिस्टर शरियार अफरीदी। चंदा मेरा बच्चा, होश में आओ, वो बोला तो शरियार सर सांस खींच गया। क्या हुआ, मोहब्बत तो नहीं हो गई? मुराद मुस्कुराया। नहीं। वो संजीदगी से बोला। बदले बदले से मिजाज नजर आ रहे हैं, हुआ क्या है? मुराद ने जरा गौर से उसे देखा तो वो जो उससे कुछ नहीं छुपाता था उसे सारी कहानी सुना गया। वाह, मुराद का कहका गूंजा। कमाल किया है। वो टेबल बजाता हंसा। डोंट क्रिएट मैस। शरियार को ये शोर बुरा लगा। ओके सॉरी। बल्कि तुम बताओ फिर अपनी ही बीवी को यहाँ दूर से क्यों बैठे हसरत से देख रहे हो? मुराद ने पूछा तो वो नफी में सर हिला गया। मैं जीरो हूँ उसकी नजरों में, जीरो। जीरो से भी नीचे माइनस कुछ हो जाता होगा, वो हूँ उसकी निगाह में। मैं शरियार अफरीदी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो मेरे नजदीक नहीं आना चाहती, वो बोला तो मुराद का लब दबा गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। शरियार का जम टूटा हुआ सा लग रहा था। जो हर वक्त वो इस अना में रहता था कि वो दुनिया का सबसे कीमती इंसान है और उसके पास हर चीज़ है, कोई लड़की उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो फिर अब क्या करना है तुमने? कुछ नहीं, आएगी खुद आएगी, वो ऐना को निगाह डालता बोला। मुराद मुस्कुराया। आई होप तुम इसे पाकर सुकून महसूस करो। मुराद की बात पर शरियार ने उसकी सिम देखा और फिर वो लोग अपनी बातों में लग गए। वो कमरे में था। थकावट से कुछ डिस्टर्ब सा हो रहा था। बार बार उसको गुस्सा चढ़ रहा था, जिससे वो बार बार ही इग्नोर कर रहा था कि वो नहीं चाहता था गुस्से की शिद्दत पर जाए और मैरीन भी परेशान हो। वो लाइट बंद करके सर पकड़ गया और अपनी दवाई ली। अभी वो मुराद को कॉल करता कि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा था कि अचानक डोर नॉक हुआ। कौन? वो धाड़ा। दरवाज़ा दोबारा बजा। मैंने कहा कौन है? वो चीखा, जबकि दरवाज़ा झटके से खुला। उसके नज़दीक महरीन हो सकती थी या फिर कोई मुलाजिम जिसे महरीन ने भेजा होगा। वो दरवाज़ा खोल गया और सामने ऐना को देख एकदम जैसे दिमाग को झटका लगा। मैं अंदर आ सकती हूँ? वो कंफ्यूज सी बोली थी। शरियार ने कदम पीछे लिया। ऐना कमरे में आई और चारों सिम देखने लगी। कमरा काफ़ी लग गया, हर कीमती चीज़ यहाँ मौजूद थी। फिर वो बेड की सिम देखने लगी और अचानक पीछे दरवाज़ा बंद होने पर वो उछली। शरियार दरवाजे से टेक लगा गया। क्यों आई हो मिस क्वीन? वो सुकून से बोला। वो मैं मुझे लगा शायद आपको मेरी ज़रूरत हो। वो बेहद नर्वस थी। ज़रूरत का मतलब समझती हो प्रिंसेस? उसने हल्की मुस्कुराहट से उसकी सिम देखा। ओह हाँ, तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हो, ये सब तुम्हें तो बहुत अच्छे से समझ आता होगा, वो बोला तो ऐना सर झुका गई। आप शोहर हैं मेरे। ओह, वो हंस पड़ा। ऐना ने ना समझी से उसे देखने लगी। गुड, अच्छा सोचा तुमने, या फिर महरीन की धमकी ने सोचवा दिया? वो आगे बढ़ा और सिगरेट जलाकर लबों में दबा ली। उन्होंने ठीक ही कहा, आपसे शादी की वजह यही थी कि मैं आपको खुश रखूं। ऐना ने अपनी मजबूरी बताई। मुझे यकीन था अपनी खुशी से तुम मेरे पास आने से रही, लेकिन पॉइंट यह है कि मुझे तुम्हारी खुशी और ना खुशी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो सिगरेट का कश भरता बोला। ऐना ने सर हिला दिया। आपसे एक सवाल पूछूं? वह आहिस्ती से बोली। पूछ लो, लेकिन ज़्यादा ना पूछना, वो बोला। उसे दिलचस्पी से देखने लगा। आप अपनी माँ को उनके नाम से क्यों पुकारते हैं? वो बोली। शरियार को लगा था कि कोई लड़कियों से रिलेटेड सवाल करेगी वो, लेकिन उसका सवाल काफ़ी मासूमियत भरा था। वो मुस्कुराया। क्योंकि महरीन यंग रहना चाहती है, इसे पसंद ही नहीं मैं इसका बेटा हूँ और उसका बेटा उसे माँ ही कहे। वो सुकून से बोला। ऐना ने सर हिलाया। तुम भी अपनी बेटी से ऐना ही कहलवा लेना, काफ़ी यंग माँ हो तुम। यंग हो, माँ बनने वाली पोजीशन में तो नहीं थी तुम। नहीं, मेरी बेटी मुझे माँ ही कहेगी, मैं रिश्तों की पाकिज़गी का ख्याल करूंगी। वो जल्दी से बात काट गई। सही, वटएवर, वो लापरवाही से बोला। एक और सवाल कर लूँ? ऐना उसकी बीमारी को जानना चाहती थी। उसे यकीन हो गया था शरियार के साथ कोई ना कोई मसला जरूर है। नहीं, मैं थका हुआ हूँ और तुम्हारे बेकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। उसने सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी। जी। ऐना सर हिला गई। शरियार उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ऐना अपनी उंगलियों को मोड़ने लगी। मैं सर में उंगलियां चलाओ अपनी। उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी तो ऐना का सांस ही थम गया, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। उसका काम ही यही था और जिस काम पर वो थी उसको इग्नोर करके वो कैसे यहाँ रहती। वो आगे बढ़ी और कुछ हिचकिचाते हुए उसने उसके घने बालों को छुआ। अजीब एहसास पूरे वजूद में फैला था। शरियार ने आंखें बंद कर ली, जबकि ऐना नरमी से अपनी नाजुक उंगलियों से उसका सर दबाने लगी। वो खुदा की कसम खा सकता था कि
गया। आज से पहले इतना सुकून मैसर नहीं हुआ था कहीं भी। मेरा सर दर्द कर रहा है। शाने भी वो बच्चों की तरह उसे देखने लगा। हाँ, आपको रेस्ट करना चाहिए। वो दूर हुई। मुझे तुमसे चाहिए आराम। वो उसे देखने लगा। मैं सर दबा देती हूँ। वो बौखलाई हुई सी थी। नहीं, तुम मेरी बॉडी पर मसाज करो, वो बोला। एना कन्फ्यूज सी होती उसे देखने लगी। उसने उसे वॉशरूम से ऑयल लाने को कहा और एना के बाहर निकलते ही वो बेड पर लेट गया। एना का दिल कानों में जैसे बजने लगा। वो शर्ट उतार कर उल्टा लेट गया। कम ऑन प्रिंसेस, प्रिंस ट्रीटमेंट दो मुझे, वो बोला। एना उसके नज़दीक आई और दूर बैठ गई। उसने सुर्ख निगाहों से उसे देखा। एना डर सी गई। मैं करती हूँ, मुझ पर बैठो। शहरयार, मुझसे नहीं होगा ये सब। वो रो देने को थी। शहरयार को उसके मुंह से अपना नाम काफ़ी हसीन लगा। प्रिंसेस, तुम दोबारा मैरिन से अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो? वो दिलचस्पी से बोला। मुनाफी में सर हिला गई। वो मुस्कुरा दिया। तो कम ऑन, वो बोला। तो वो उसके कहे के मुताबिक उसकी पुश पर बैठी और उसकी कमर पर ऑयल लगाकर नर्म हाथों से उसकी बॉडी को रिलैक्स करने लगी। शहरयार जैसे आसमानों पर पहुंच गया और जिंदगी में पहली बार वो 10 मिनट के अंदर अंदर सो गया था। एना उसकी भारी सांसों की गूंज को महसूस करके जल्दी से उस पर से हट गई। वो सो गया था जबकि वो सुर्ख थी। वो काफ़ी मस्कुलर था। उसका दिल कानों में धड़क रहा था। वो कदम पीछे लेती वहां से भाग उठी। ऑफिस में उसका सामना नहीं कर पा रही थी। शहरयार की मुस्कुराहट ही लबों से नहीं हट रही थी। उसने रोजी को फारिग कर दिया था और उसका सारा का सारा ध्यान से फैना पड़ता। सर, हुक्म करें प्रिंसेस, वो चहक कर बोला। एना ने उसकी सिम देखा और उसे मीटिंग का बताने लगी। उसने उसके आगे कॉफ़ी रखी और उसको परफ्यूम लगाने लगी, लेकिन शहरयार ने वो परफ्यूम उससे ले लिया और शहरयार अफरीदी ने खुद एना को वो परफ्यूम लगाया। एना हैरान से हुई। तुम में से मेरी खुशबू आनी चाहिए। वो इसकी गर्दन के नज़दीक गहरा सांस भर गया क्योंकि एना झुकी हुई थी। एना दूर हुई। ये आपका ऑफिस है, घर नहीं, एना ने कहा, जहाँ आपको हर चीज़ प्रोफेशनल पसंद है। एना ने उसे याद दिलाया। ठीक कह रही हो, आज दिल कर रहा है अनप्रोफेशनल होने का। वो बोला। क्या मतलब? वो समझी नहीं थी। इधर बैठो, उसने उसे अपनी टेबल पर बैठने का इशारा किया। एना ने नफ़ी में सर हिलाया। ये ऑफिस है, यहाँ मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऑफिस का काम करूँगी। वो दूर हो गई जबकि शहरयार ने उसका बाजू पकड़कर अपने नज़दीक खींच लिया। उसके सीने से आ लगी। हाथ छोड़े मेरा, ये क्या बदतमीजी है? मुझे रोज़ी समझ रहे हैं क्या यहाँ? अब रोज़ी की जगह मैं ले लूँ? सोचिएगा कभी मत। वो भड़क कर बोली। फिर क्या करना होगा मुझे कि तुम इस वक्त मेरे नज़दीक आओ? वो जैसे बेबसी से बोला। ऑफिस खाली करा दें अभी के अभी। वो जानकर बोली थी। उसकी बहुत अहम मीटिंग थी। वो जानती थी वो ये काम कर ही नहीं सकता। तभी ऐसी शर्त रखी थी। शहरयार खामोश हो गया जबकि एना सर झटकती चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो जल्दी से निकली क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। कमल कॉफ़ी का मग नहीं मिल रहा। उसने उससे पूछा। सॉरी एना, मैं अभी वही जवाब नहीं दे सकती। कोई जवाब नहीं दे सकती? क्यों? उसने सबको तेजी से वहाँ से निकलते देखा तो उसकी सिमत आई। आई डोंट नो सर के ऑर्डर से 5 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस खाली कर दिया जाए और 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो फायर कर दिया जाएगा। वो बोली और वहाँ से भागी जबकि एना को शदीद गुस्सा चढ़ा। वो ऑफिस नॉक किए बिना अंदर दाखिल हुई। आप पागल हैं? हाँ। नहीं नहीं, आप वाकई पागल हैं। आपको अब प्रोफेशनल होने का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? वो उस पर भड़की। ऑफिस खाली हो गया है ना? वो बेसब्रा सा हो रहा था। आपको चैन नहीं था? घर जाकर नहीं कर सकते थे ये सब? वो गुस्से से बोली। प्लीज़। वो पहली बार किसी के आगे बेबस था। एना गुस्से से उसकी सिम बढ़ी। बताएं क्या चाहते हैं? वो बेरहमी से बोली जिससे वो बर्दाश्त कर गया। उसका अंदाज काफ़ी हद तक अमीज था। तभी शहरयार उसका चेहरा देखने लगा। कुछ नहीं, जाओ। वो बोला। क्यों? अब क्या हो गया? बताएं क्या चाहते हैं? एना भड़की। एना प्लीज जाओ। क्या मसला है आपके साथ? क्या पागलपन है? आपको क्या बीमारी है? एना उस पर चिल्ला रही थी। शहरयार शोर से आंखें भींच गया। जाओ एना प्लीज। वो मिन्नत करने लगा। नहीं जा रही मैं। बताएं मुझे कितनी हवस है आपको? शहरयार ने झटके से सर उठाया। उसकी बात पर जैसे पाश पाश हो गया था वो लम्हों में और वो इस कदर कमजोर महसूस कर रहा था कि एना को एक लफ्ज भी नहीं कह पाया। अचानक वो उठा और उसके पास से चला गया। शैरी, शैरी मेरी जान, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? किसने क्या कहा है तुम्हें? शैरी इधर देखो प्लीज बेटे, मेरी आंखों में देखो। वो घर में दाखिल हुई तो महरीन के चीखने की आवाज़ पर एकदम चौंकी। मुलाजिम सहमे खड़े थे। क्या हुआ है? वो मुलाजमा से आयरा को लेती पूछने लगी। शहरयार साहब की तबीयत खराब है। क्या हुआ है शहरयार साहब को? शहरयार साहब को दौरे पड़ते हैं। दौरे? एना कुछ हैरान हुई। हाँ जी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैनिक अटैक्स। बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स पड़ते हैं कि इतनी शिद्दत से कि कभी वो बेहोश हो जाते हैं या फिर कभी वो घर की एक एक चीज़ तोड़ देते हैं। तभी इस घर में शोर हंगामा नहीं होता। इनके असाब इतने कमज़ोर हैं कि वो कोई बात खिलाफ आदत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अक्सर मुराद साहब को ये कहते सुना है कि ये पैनिक अटैक इन्हें कोमा तक ले जा सकते हैं। हमें तो डर है शहरयार साहब को कुछ हो ही ना जाए। मुलाजमा परेशान थी। एना एकदम से जैसे सोफे पर बैठ गई। वो शहरयार पर चीखी थी। लेकिन क्यों पढ़ते हैं? क्यों क्यों है उन्हें ये मसला? बाजी सुना है शहरयार साहब के वालिद बड़े जालिम आदमी थे। मैंने बीबी को इतना मारते थे, इतना चीखते थे। ये बचपन की बीमारी है इनकी। इन्हें चीखना चिल्लाना परेशान करता है और ये हवास खो देते हैं। इनकी मर्जी से कुछ ना हो तो ये ऐसे हो जाते हैं। तभी तो मेरीन बाजी ने आपको कहा था कि वो पागल हैं, पागलों वाली हरकतें करते हैं। चुप हो जाओ। वो परेशान हो चुकी थी पूरी तरह और दिल इतना नरम और बेबस था कि इसे रोना आने लगा। मुराद को उसने अंदर आते देखा और फिर आधे घंटे बाद सन्नाटा छा गया। वो आयरा को सुलाकर बाहर आई तो महरीन को रोते हुए देखा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार हो। तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो। महरीन दबा दबा चीखी थी उस पर। मुझे माफ कर दे, मुझे इल्म नहीं था शहरयार। चली जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए रखा था तुम मेरे बेटे को खुश करो। मुझे माफ कर दे, मुझे इल्म नहीं था शहरयार। चली जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए रखा था तुम मेरे बेटे को खुश करो। तुम मेरे बेटे से दुश्मन निकाल रही हो। चाहती क्या हो? मुझे माफ कर दें। वो रो दी। मुझे लगा था तुम नरम दिल लड़की हो जिससे मेरे बेटे की
पैसों में दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा ज़ालिम निकली। चली जाओ यहाँ से। मेहरीन गुस्से से बोली, प्लीज़ आंटी। मुराद ने इन्हें थामा। ऐना, तुम जा सकती हो उसके पास अभी। मुराद ने कहा तो ऐना ने सर हिला दिया। कोशिश करना उसे मोहब्बत से डील करो। हम नहीं चाहते कि वो कोमा में चला जाए, प्लीज़। और फिर मुराद उसे बता गया कि शरियार का ये मसला बचपन से था। उसने अपने बाप का इतना जुल्म और जालिम अंदाज सहा था कि उसे पैनिक अटैक्स बचपन से ही पड़ने लगे थे। इसे चीखना चिल्लाना शोर करना बेतरतीबी ट्रिगर करती थी और वो इस ट्रॉमा में चला जाता था। उन लोगों ने उससे सब बताया था। वो मेहरीन से माफ़ी मांगने लगी कि वो अब कोशिश करेगी शरियार को खुश रखने की, और फिर वो कमरे में चली गई। उसने सिगरेट जलाई और लबों में दबा ली। दरवाज़ा बजा तो वो थका थका सा बोला था, आ जाओ। वो अंदर आई तो वो लाइटर को जलाते हुए सिगरेट को शोला दे रहा था। वहीं थम गया। ऐना थी, सियाह नाइट ड्रेस में थी। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वो अंदर आई और दरवाज़ा खुद से बंद कर दिया। उसने एक ब्लैक गाउन लिया हुआ था जिसे उसने दरवाजे के नजदीक ही उतारा। उसके रेशमी वजूद पर फिसलता हुआ गाउन नीचे उसके कदमों में जा गिरा और शहरयार को खांसी सी लगी। उसका हसीन वजूद उसके सामने था। घुटनों से ऊंची नाइटी स्लीवलेस थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसके होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी। उसके वजूद पर कपकपाहट दूर से ही दिख रही थी। शहरयार एक लफ्ज नहीं बोल पा रहा था। वो बस उसे दम साधे देख रहा था। वो आगे बढ़ी, छोटे छोटे कदम उठाती वो बेड के नजदीक आ गई और फिर निगाह उठाकर उसने उसकी सिम देखा। पूरी आंखें शहरयार अफरीदी के हलक तक सुखा गईं। उसके लबों से सिगरेट गिर गई। वो नजदीक आई। शहरयार को लगा उसका दिल कानों में धड़क रहा हो और हाथ बढ़ाकर उस पर से लिहाफ हटा गई। वो खुद भी कंफर्टेबल से ड्रेस में था, नाइट सूट में ही था। ऐना आगे बढ़ी और उसके बेहद नजदीक गर्ज ये कि उसकी थाइस पर बैठ गई, ऐसे कि शरियार सांस भी बहाल ना कर पाए। वो उसके चेहरे के बेहद नजदीक थी और इतना नजदीक उसे खुद से पाकर वो अपनी धड़कनों को संभाल ही नहीं पा रहा था। क्या करना चाह रही हो? उसकी बौखलाहट पर ऐना ने उसकी सिम देखा। मैं रोजी नहीं हूँ। आइजी से अपनी उंगली उसके गाल से उसकी गर्दन तक ले जाती बोली, तुम्हें समझा कब है मैंने रोजी? क्यों इस घटिया लड़की से खुद को मिलाने लग जाती हूँ? उसकी कमर पर गिरफ्त बांधता उसे मजीद नजदीक कर गया। मैं आपकी बीवी हूँ। वो आइजी से बोली, तुम मेरी मोहब्बत हो। उसके कान में सरसराते लहजे में बोला था। ऐना के लिए ये शॉकिंग था। उसके शानों पर हाथ रख गई। आंखें खोली उसे देखने लगी। तुम मोहब्बत हो मेरी। तुम्हें छूना ख्वाब है मेरा। एक शादीशुदा लड़की से मोहब्बत कर बैठा था क्योंकि वो पहली लड़की की थी जिसने शहरियार अफरीदी को उसकी औकात याद दिलाई थी। वो बोला। ऐना चुप सी रह गई। लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी निगाह में मैं हवस परस्त हूँ। फिर क्यों तुम मेरे पास मेरे ज़ब्त का इम्तिहान लेने आ गई हो? है ना? वो बोला तो ऐना ने नफी की। आई एम सॉरी। वो निगाह झुका गई। आप मेरे शौहर हैं, मुझसे कभी भी कहीं भी डिमांड कर सकते हैं। मैंने आपको गलत अल्फाज कहे, मुझे माफ़ कर दें। नहीं, तुमने मुझे हर्ट किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। बच्चों की तरह मुंह बना गया। आह अल्लाह, आप कैसे हैं? मुझे इतना हर्ट किया? वो कुछ नहीं, वो बोली, जबकि शरियार ने उसे अपने बाजू में भरकर बाहों के नरम हसार में बांध लिया। ऐना उसके कान में सरगोशी कर गया। आई लव यू। वो जैसे बेबसी से बोला था। ऐना ने उसकी गर्दन में बाजू हाइल किया, लेकिन उसके आई लव यू का जवाब नहीं दे सकी क्योंकि उसे शरियार से मोहब्बत नहीं थी, हमदर्दी जरूर थी। शरियार उसकी बाहों में कैद होते ही दुनिया भुला गया। उसने ऐना की गर्दन पर होंठ रखे और बेहद चाहत से वो उसकी गर्दन पर बुस्से देने लगा। ऐना को उसका लम्स महसूस हो रहा था, लेकिन दिल में एक कसक थी कि वो हर लड़की के साथ यूं ही होता होगा। जबकि शरियार की कैफियत इस प्यासे की सी थी जिससे पानी की तलब थी और पहली बार उसकी प्यास बुझ रही थी। वो इसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के नरम निशान बना गया। उसके शानों को चूमता वो बिल्कुल दीवाना सा लग रहा था और फिर उसने उसके चेहरे की जानिब देखा। आई लव यू, वो फिर से बोला और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेता उसकी सांसों खुद में उतारने लगा। उसका अंदाज आहिस्ता आहिस्ता बेताबी पकड़ रहा था। ऐना इसे रोक नहीं रही थी। ऐना उसके साथ थी। वो जो चाहता था, जिस तरह उसके वजूद से सुकून हासिल करना चाहता था, कर लेता। उसके होठों के नजदीक दिल को चूमता अपनी खुशी वो छुपा ही नहीं पा रहा था। कैसे कैसे बच्चों की तरह मैं उसे पाकर खुश हो रहा था। ऐना ने उसे दूर किया और अपना सांस बहाल करने लगी। सांस तो लेने दे। बोली तो वो सर झटक गया। नहीं, ऐसे कैसे? उसने अचानक उसको जकड़ा और एक ही जज्बे में उसे लिटा दिया। शरियार प्लीज आराम से, मैं यहाँ यहीं हूँ। वो इसकी बेताबी पर अपनी सांसों की आवाज़ को रोक ही नहीं पा रही थी। नहीं, वो बेचैनी से उसके आने अंग अंग को छू रहा था, उसे अपना कर रहा था। उसके दिल पर अपने लम्स बिखेरता ऐना को बेचैन कर गया। उसके हसीन वजूद के उतार चढ़ाव को छूता उसके पेट पर अपने लम्स से निशान बना गया। उसके हाथ भी बाकी से उसके वजूद पर हलचल मचा रहे थे, कभी सख्ती कभी नरमी से उसके वजूद को दबाते। उसके भारी हाथ ऐना के उसान खता कर रहे थे। जावा दूध की मंजिलों को उसने तय किया और बेहाल होती सांसों से ऐना का चेहरा देखने लगा, जो खुद बिल्कुल निढाल थी। जाने शरी, तुम थक गई हो? वो बोला तो वो मुंह बसोलती गर्दन हिला गई। बट प्रिंसेस, आई वॉन्ट मोर। नहीं शरियार, और नहीं। वो बेबसी से इल्तिजा कर रही थी। शरियार को उस पर तरस आ गया। उसके पहलू में लेटकर उसका चेहरा देखने लगा, जो शर्माती लब भींच गई। खुदा की कसम, तुम कमाल हो। वो बोला और उसकी कलाइयां झूम गई। मुझे लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ। वो बोला। ऐना की आंखें बंद हो रही थी। ऐन बातें करते हैं ना? उसने उसे झिझोड़ा। शरियार उसका चेहरा थाम गई। प्रिंसेस, वो बैक कर गया। सोते हैं ना? मुझे नींद कहाँ आएगी तुम्हारे पहलू में? और फिर वो उसके शाने पर सर रखती सो गई। उसने ऑफिस जाने तक सिर्फ इसे देखा था। ऐना तैयार होकर ऑफिस पहुंची तो अभी वो ऑफिस का दरवाजा नॉक करती कि शरियार ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला। वो हल्का सा मुस्कुराई। कमल की तो आंखें ही फट गईं। अंदर किसी को मत भेजना, उसने कहा तो कमल सर हिला गई, जबकि उसने ऐना को अंदर खींचा और बाहों में उठा लिया। शरियार, वो शर्म से दूरी थी। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। वो मुस्कुराया और उसे अपनी चेयर पर बिठाया। ऐना हैरान भी थी और खुशी भी महसूस कर रही थी। नहीं, मैं ठीक थी। वो जरा कंफ्यूज सी होती बोली, अच्छा सुनो, ये देखो। उसने लैपटॉप उसके आगे खोला और उसे मुख्तलिफ कंट्रीज का बताने लगा। तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? उसके सवाल पर वो नासमझी से उसे देख रही थी। मतलब मैं सोच रहा हूँ हम हनीमून पर जाएं और हम कम से कम 1-2 महीने बाहर रहकर आएं। वो बोला तो ऐना ने उसकी सिम देखा। वो खामोश हो गई। शरियार ने नोट कर लिया था। क्या हुआ? वो नर्वस सी होती सर झुका गई। मैं बाहर, मतलब मैं कहीं नहीं जाना चाहती।
क्यों है, हम दोनों हनीमून पर चलते हैं, इट्स गुड, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं मैं आयरा के बिना कहीं नहीं जाना चाहती और इसे छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। उसकी बात पर वो लब दबा गया। प्लीज़ आप परेशान ना होइएगा। वो जल्दी से उठी, उसकी खामोशी देख रख कर। बच्चा नहीं हूँ, ना ही पागल हूँ, वो संजीदगी से बोला। मैं चाह रही थी। एना उसके संजीदा होने पर भुखला सी गई। आयरा को भी साथ लेकर चल लेंगे। उसने सोल्यूशन निकाला तो एना उसकी जानिब देखने लगी। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं इस बच्ची से कोई मुकाबला नहीं, मेरा इस बच्ची से कोई मुकाबला नहीं। वो दो टोक बोला। एना मुस्कुराई, लेकिन शहरयार ने उठो, वो सख्ती से बोला। एना कंफ्यूज से होती उठ गई। काम करो अब जाकर अपना, सख्ती से कहकर वो लैपटॉप खोल गया। एना उसके खफा होने पर हल्का सा मुस्कुराया, उसका लैपटॉप हटाकर उसकी जगह खुद बैठ गई और आहिस्ते से उसने शरियार को देखते अपने शर्ट के आगे के बटन खोल दिए। शरियार की निगाह इस मंजर में खो गई। आप नाराज हैं? वो मासूमियत से बोली। वो नफी में सर हिलाने लगा। एना शर्मा कर सर झुकाती अभी उसके सामने से हटती कि उसने एक लम्हे में उसे टेबल पर सीधा धकेल दिया। टेबल पर मौजूद चीज जमीन बोस हुई। शरियार वो इसे रोकने की कोशिश करने लगी। यू आर सो हॉट। उसकी शर्ट के तमाम बटन खोलते हुए बड़बड़ाया। एना का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपनी शर्ट के भी दो बटन खोले, उसके होंठों पर झुका। एना की कामती उंगलियां उसके सीने से टकरा रही थी। शरियार के अंदर और भी आग लग रही थी। आग लगा रही थी। नहीं नहीं शरियार, ये ऑफिस है, यहाँ नहीं। इसे मुकम्मल बहक उठने पर वो जल्दी से संभली। शट योर माउथ। वो आईब्रो उचकाता उसे अपने नजदीक खींच गया और उसके बाद उसने अपनी मनमानी की कि ऑफिस में एना की सांसों की बेतरतीब आवाज़ों ने शहरयार को मजीद पागल कर दिया। एक शोर सा ऑफिस में गूंज रहा था। बेबी, ऑफिस से कंट्रोल करो। मुस्कुराया और वो अपने हाथ को दांतों के नीचे दबा गई, जबकि शहरयार ने उसका हाथ उसके दांतों से आजाद करा और अपना हाथ उसके दांतों के नीचे दे दिया। मोती की तरह चमकते दांत उसकी ही शिद्दतों पर शरियार के हाथ में गड़ रहे थे और शरियार अपने मन को राजी करता उससे दूर हुआ तो अपने हाथ पर दांतों के निशान के अंदर से छलकते खून को देखता मुस्कुराया। बहुत जालिम हो प्रिंसेस। उस सांसों को दुरुस्त करता बोला। एना से उठा भी नहीं जा रहा था। प्रिंसेस थक गई और इसे खुद में भींच गया। आप बहुत बुरे हैं, वो बड़बड़ाया तो शरियार मुस्कुरा दिया। तुम्हें मालूम भी है मैं कितना खुश हूँ अपने ऑफिस के माहौल को लेकर और अब तुम्हारी वजह से कितना अनप्रोफेशनल हो गया। वो बेल्ट लगाता उसके गाल चूमता बोला। मैं तो आपको रोक रही थी, एना ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझसे रुका नहीं जाता। वो हंसा और सर नफी में हिलाती बाहर निकल गई। शरियार बहुत खुश रहने लगा था। मैरीन भी बहुत खुश थी और कहीं ना कहीं एना भी। मरियम इससे एक दो बार मिलने आई थी तो इसने इसे सारी स्टोरी बताई। मरियम उसके लिए काफ़ी खुश हुई और दोनों ही इस किस्मत के चक्कर पर हैरान थी। शरियार आयरा से कोई बातचीत नहीं करता था या शायद उसने देखा भी नहीं था उसको, जबकि उसके बरक्स वो एना पर जान भी वार देता, इतना वो इसके इश्क में पागल हो चुका था। वो मीटिंग रूम में बैठा लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा था, मसरूफ सा था। तभी एना रूम में दाखिल हुई। हाथ में उसका कॉफी का कप था। उसके लोगों पर नरम मुस्कुराहट फैली हुई थी। एना भी हल्का सा मुस्कुराई और वहां से जाने लगी कि उसने आंख के इशारे से उसे रोका। मीटिंग सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाती है। एना एक तरफ खड़ी हो गई और अगले 10 मिनट में मीटिंग एंड हुई और सब बाहर चले गए। उनके जाते ही शरिया ने एना की कमर में हाथ रखते से अपनी सिम खींचा। वो झटके पर सीधा उसकी गोद में बैठी थी। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता अपनी उसके वजूद से उठते अपनी महक को महसूस करने लगा। एन वो नरमी से उसे पुकार रहा था। जी। वो भी आहिस्ती से बोली। क्यों हो तुम इतनी खूबसूरत? उसके सवाल पर एना शर्मा कर चेहरा झुका गई। बहुत खूबसूरत। उसने उसका चेहरा अपने सिम घुमाया और उसके गुलाबी होंठों को देखने लगा। लबों को दांते तले दबाए वो किसी भूखे की तरह इसे देख रहा था और फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगा। एना अब उसे रोकती ही नहीं थी और जिस तरह जहां जैसे उसे ट्रीट करना चाहता वैसे करता था। उसके हाथ एना की कमर पर हरकत कर रहे थे। अचानक वो सांस घुटने के सबब दूर हुई। दिल करता है तो मैं क्या खा जाऊं? वो हंसा तो एना नफी में सर हिलाने लगी। आप बहुत अनप्रोफेशनल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। रात पार्टी है, आपकी सारी चीजें रेडी करनी है ताकि आप पार्टी पर टाइम पर जा सकें। वो जल्दी जल्दी बोली। तुम क्या पहनोगी? उसके सवाल पर वो शाने उचका गई। ये ही मैंने सुना है कंपनी के बाकी मेंबर्स भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। वो लापरवाही से बोली। आज तुम पार्टी में साड़ी पहनोगी, तुम्हारा सारा सामान घर पर है, अभी तुम जाओ, रेडी रेडी हो और मैं अपनी वाइफ से सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उसकी तरफ देखता बोला। एना हैरानगी से उसे देखती रही। वो हल्का सा मुस्कुराया। प्रिंसेस जल्दी जाओ, लेट हो गई हो तुम, मेरी पनिशमेंट को जानती हो। उसका गाल नरमी से सहलाता बोला। एना की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा था सारी जिंदगी उससे उसकी जिंदगी में यूं ही बेनाम सी रहेगी, लेकिन ये इसकी बात गवाह थी कि वो सिर्फ इसके जिस्म से नहीं, इससे भी बेपनाह मोहब्बत करता है। वो शरियार के सीने से लगी। शरियार ने उसकी पेशानी चूम ली, फिर उसके गाल चूमता और वो अभी होंठों को छूता वो दूर हुई। उंगली को नफी में हिलाती हुए उसके पकड़ने से पहले वहां से भाग उठी। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। इस पार्टी में महरीन भी थी। एना ब्लैक साड़ी में थी जिस पर हल्का का काम हुआ था और गले में डायमंड सेट था। बालों का हल्का से जुड़ा बना हुआ था, लेकिन जो हमेशा से वक्त का पाबंद इंसान था पार्टी में अब तक वो मौजूद नहीं था। एना इसे ही ढूंढ रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, हाय। वो मुड़ी तो वो लड़का उसकी खूबसूरती को एडमायर कर गया। कैसी हैं आप? एना ने सर हिलाया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मतलब सारी पार्टी एक तरफ और आप एक तरफ। वो बोला तो एना हल्का से मुस्कुराई और सर हिला गई। तभी पार्टी में शहरयार के आने का शोर उठा और एना उस लड़के से एक्सक्यूज करती ही मुड़ गई। शहरयार ने उसके आगे उसे देखा। वो खुद भी शानदार लग रहा था। एना को उसने हाथ बढ़ाकर थाम लिया। वहां खड़ा एक शख्स जरा हैरान हुआ। पार्टी में थोड़ी ही देर में इसने अनाउंसमेंट की थी कि एना कौन है और सबने ताली बजाकर उन दोनों को ग्रेट किया। एना काफी ज्यादा शर्मा रही थी सबके सामने। कमल ने तो आंखें घुमाई कि वो कितनी छुपी रुस्तम निकली। वो लड़का भी सुन चुका था कि वो शहरयार अफरीदी की बीवी है। थोड़ी देर में जब सब
थोड़ी देर में जब सब खाने पीने में मसरूफ हुए वो घूम कर दोबारा उसके पास आ गया और उससे बातें करने लगा। ऐना भी नॉर्मली बात कर रही थी। अचानक वो दोनों किसी बात पर हंसे तो शहरयार की निगाह ऐना पर उठी, लेकिन ऐना दूर खड़ी थी। इस लड़के के साथ वो बातों में मसरूफ थी। शहरयार अपने बिजनेस पार्टनर से अब तक बात कर रहा था और कुछ अहम शख्सियात से भी। ऐना इतनी महव थी वो उसकी निगाहों की तपिश को महसूस ही ना कर सके। और फिर जब उसका सबर जवाब दे गया वो उसके नजदीक आया और उसकी कमर में हाथ सख्ती से हाइल किया। ऐना ने चौंक कर उसे देखा। हाय, आई एम फाइज। फाइज ने अपना तारुफ कराया। मैंने पूछा नहीं। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थाम गया। मैंने पूछा नहीं। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थाम गया। ऐना ने शहरयार की सिम देखा। ओह, वो लड़का फीका सा हुआ। चलें डार्लिंग, वो ऐना को देखता पूछने लगा। वैसे आपकी वाइफ काफ़ी खूबसूरत है। मतलब इतनी देर से बस इनकी तारीफ कर रहा हूँ। इनकी तारीफ। शहरयार ने उसके शाने पर हाथ रखा। उसकी बात अधूरी रह गई। मैं लिहाज के बिना तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। आगे कोई बकवास अपने मुंह में आगे की बकवास अपने मुंह में रखो और यहाँ से दफा हो जाओ, जिंदगी चाहते हो तो। वो हल्की मुस्कुराहट से उसके कान में बोला तो वो लड़का एकदम दूर हुआ और वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। प्रिंसेस दूसरों से तारीफ पर इतना खुश, उसके सिम देखता बोला। शहरी वो बस मतलब उसे पता है मैं आपकी वाइफ हूँ। ओह, कैसी घबराहट है ये? शहरी में आप गलत समझ रहे हैं। वो परेशान सी हुई। उसका हाथ पकड़ता पार्टी से ले गया। गाड़ी में उसे बैठने का इशारा किया। शहरियार प्लीज गुस्सा ना करें, आई एम सॉरी। मैं आइंदा प्रिंसेस, आइंदा की नौबत तब आएगी ना जब आइंदा आएगा। आज जो होगा तुम आइंदा तुम हिम्मत नहीं कर सकोगे। वो मुंह बना गई। आपने पार्टी छोड़ दी इस बात के लिए। मेरे लिए दुनिया में तुमसे ज्यादा अहम कुछ नहीं प्रिंसेस। उसकी जानिब देखने लगा। वो शर्मा सी गई। वो सर झटक गया। अचानक उसका सेल फोन बजने लगा। सर, इस लड़के का एक्सीडेंट कराया है, टांगे टूट गई हैं इसकी। फोन पर किसी ने इतला दी। वो मुस्कुरा कर कॉल बंद कर गया। एना ने सुना नहीं था, तभी उसका ध्यान नहीं था। वो दोनों होटल के रूम में पहुंचे। एना मुंह बनाया उसके साथ घसीटती जा रही थी। इतना गुस्सा कर रहे हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? अगर उसने तारीफ कर भी दी तो क्या हो जाएगा? वो जानबूझकर उसे टीज करने लगी, जबकि शहरयार संजीदगी से दांत पीछे उसे देखने लगा। वो भी अच्छा था, खूबसूरत। अचानक शहरयार ने उसकी कमर को जकड़ा और उसकी साड़ी के फाव ढीले करता हुआ उसे मुश्किल में डाल गया था। शहरयार इसके होंठों को अपनी कैद में लिए वो काफी रफली से ट्रीट कर रहा था। मैं बस मजाक कर रही थी। प्लीज शहरयार, प्लीज आराम से, गुस्से से ना करें, प्लीज आराम से, वो बोली और उसका हाथ एकदम रुका और उसने दूर धकेल दिया। शहरयार वो सांस बहाल करती अपनी साड़ी संभालती हुई उठी, क्योंकि वो गुस्से से बेड पर बैठ गया था। वो मुंह बसूर कर उसकी गर्दन में बाजू डाल गई। अब तो आपने सजा भी दे दी, प्लीज अब गुस्सा ना करें, उसके गाल पर प्यार करती बोली। लेकिन वो मुंह बनाए हुए था। अच्छा चलें, अच्छा प्लीज सॉरी ना। वो फिर भी खुश रही, खामोश रहा। प्लीज सॉरी, आई लव यू। वो जिस मासूमियत से बोली वो झटके से उसकी सूरत देखने लगा। रियली? वो शौक था। यस। वो मुस्कुराई। डैम, तुम आज बस जान बचाओ अपनी। उसने उसे झटके से खुद पर खींचा और उस पर जान लुटाने की हद तक अपना प्यार निछावर करने लगा। ये सच था, आज उसने उसे जब अपनी बीवी की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराया तो वो उसकी मोहब्बत पर यकीन कर गई थी। द एंड। आई नो इसमें लास्ट से काफ़ी ज़्यादा राइटिंग मिस्टेक है, बट आई ट्राई कि मैं इसको कवर कर लूँ। कोशिश तो की थी कि हो जाए, बट ये मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। चलें, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। एंड मैं काफ़ी अटकी हुई हूँ इस सारे वन शॉट में, क्योंकि मैंने सारे फ्लो में भैया ने एक साथ ही पढ़ दिया, तरतीब नहीं इसकी वो दी। तो आई होप आपने एंजॉय किया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सून आपके पास आएगा। वो दैट किडनैपर मेरे माइंड में लिखा हुआ है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है, एंड इंशाल्लाह वो भी मैं सून अपलोड कर दूँगी। ओके बाय, थैंक यू।